Hi everyone, good evening. We are starting the space in 2 to 3 minutes. तो थोड़ा सा लोगों को ज्वाइन करने देते हैं एंड देन वी जस्ट टॉक अबाउट कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस सेफ है कि नहीं, और ये जितना भी है जो ओवरऑल जो ये दुनिया में चल रहा है इस टाइम, जो FTX और crypto.com का जो हम सुन रहे हैं, एक नई डिबेट छिड़ गई है पूरी दुनिया में कि क्या क्रिप्टो एक्सचेंजेस सेफ है, और कौन सी वो यार्डस्टिक्स हैं जिससे हम ये मान सकते हैं कि हाँ क्रिप्टो एक्सचेंज सेफ है। कौन से वो रिपोर्ट्स हैं, कौन सी वो चीज़ है जिससे वो विश्वास आ सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट नहीं कि विश्वास बहुत ही बुरी तरीके से डगमगा गया है। नो डाउट अबाउट इट। एंड आई थिंक इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू हील। एंड सवाल सबसे पहले ये आता है कि यार इंडिया के अंदर जितनी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उसके क्या वो सेफ हैं, क्या उनसे हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये ओपन हाउस है, कोई भी किसी के दिल में कुछ भी है, तो यहाँ में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का कि वे फॉरवर्ड क्या है। विल जस्ट ट्राई एंड डिस्कस कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक्सचेंज को सेफ बनाती हैं, कौन सी वो एक्सपेक्टेशंस है दैट यू माइट थिंक दैट गोइंग फॉरवर्ड यार अगर कोई एक्सचेंज मेरे को ये वाला डेटा देगी या ये रिपोर्ट देगी तो मैं मानूंगा कि सेफ है। जैसे कि बैलेंस ने बोला कि भाई मैं प्रूफ ऑफ रिजर्व दूंगा, ठीक है। अब उसने ये बोला तो सारी एक्सचेंजेस ने स्क्रीनशॉट डाला ट्विटर के ऊपर, कुछ अपना एड्रेस डाल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव। बट ट्विटर से क्या प्रूव हो जाता है? सो आर देयर एनी गोइंग टू बी ऑडिट रिपोर्ट्स? जैसे कि जब हम ट्रेडिशनल फाइनेंस की बात करते हैं, जिस दुनिया में हम हैं, जो करंट जो फाइनेंस, जो क्रिप्टो से हट के जो फाइनेंस है, यू नो, तो उस फाइनेंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो बिग फोर का बहुत बड़ा रोल है। PwC है, डेलॉयट है, राइट। तो जो बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स होती हैं वो दुनिया की 500, S&P 500 पे जो 500 कंपनीज हैं, जो यूएस की सबसे बड़ी 500 कंपनीज हैं, उनका ऑडिट करती हैं, राइट। और उनका ऑडिट करती हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं टाइम टू टाइम, फिर वो जो रिपोर्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में यू नो अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल हाउसेस, गवर्नमेंट के लोग उन रिपोर्ट्स को देखते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, डिबेट करते हैं। ऐसी एक भी रिपोर्ट मुझे तो आज तक कभी किसी एक्सचेंज से आती दिखी नहीं। प्रोबेबली ये पहली बार है कि इस पे इतना डिबेट हो रहा है। सो जस्ट इमेजिन कि $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ये इंडस्ट्री हो गई है, और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कंप्लायंस और ऑडिट की कभी बात ही नहीं हुई यार, और किसी ने रेज ही नहीं करा, एंड विच इज़ वेरी आयरॉनिकल। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल से तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप, मैं और आप, हम लोग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते ना, हमें पता है कि कैसे मूव होती हैं चीज़ें। लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, अगर उनकी लिस्ट आपने देखी जो FTX में इन्वेस्टेड हैं, उनको देख के तो ऐसा लगता है कि यार वो लोग भी, उनकी क्या रिसर्च होती है या उनका क्या वेरिफिकेशन चेक्स है। मतलब जैसे कनाडा का पेंशन फंड है, उसका पैसा FTX में लगा हुआ था, ठीक है। सिंगापुर का जो गवर्नमेंट की अपनी खुद की एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, उसका पैसा FTX में लगा हुआ था। टाइगर ग्लोबल से लेके सिकोवा से लेके आप दुनिया के जो सबसे रेप्यूटेड वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसका पैसा उसमें लगा हुआ था। यूक्रेन की गवर्नमेंट का पैसा FTX में लगा हुआ था। कैन यू जस्ट इमेजिन? मतलब, और किसी ने ये तक वेरीफाई नहीं किया कि उनकी बैलेंस शीट पे एसेट साइड में उन्हीं का टोकन है, उन्हीं की एक्सचेंज का। मतलब I just fail to understand that what exactly happened here, right? And this is like a serious issue. What has happened with FTX is everybody knows that. I don't want to get into that in detail. But way forward क्या है? How we are going to restore that trust? And if we are in India and there are many people who trade on Indian exchanges, how we are going to get our trust back? Why should I trust an Indian exchange? Right? Or for that matter, or any exchange for that matter, even if it is Binance, right? बिकॉज बाइनेंस भी एट द एंड ऑफ द डे, जब भी कहीं कोई कंट्रोवर्सी होती है उसमें बाइनेंस क्यों होता है? व्हाई बाइनेंस हैज टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी इन बाइनेंस वजीरेक्स रिलेशनशिप? व्हाई बाइनेंस हैज टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन अ FTX Binance FTX relationship?
और अब Binance Crypto.com। तो कोई भी दुनिया में जब कोई फसाद होता है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो उसमें why Binance has to be there always, right? So there are many questions, many issues. Right now, we're just having a discussion and just want to understand from your side that what is going in your mind. Are you trusting this space? Do you trust crypto exchanges? If you have to give a solution to this current problem, or if you want, what do you want in return from exchanges? What kind of transparency you want? What kind of reports you want? You know, I like to understand. I like to take your opinion on that. And let's have an open house discussion. Anybody can send me a request. They are most welcome to speak on this. But please keep it short. If you have something, just keep it short, and then let's have a discussion over that. Right? And we'll try and give opportunity to a couple of people, and really happy to invite people. So, James, हेलो सलाम वालेकुम कासिफ जी सर। wa- वालेकुम सलाम, हाँ, बताइए। मैं ये हमने ये सारी चीज़ें देखी, इतने भयंकर भयंकर चीज़ें हो रही हैं हमारे क्रिप्टो स्पेस में 2022 की जो भी हुआ, वाइजर हुआ एंड एफ टी एक्स और सेल्सियस। तो एक ट्वीट भी था अभी हाल फिलहाल में बालाजी का, कि बालाजी श्रीनिवासन का, कि हाउ डू वी क्वांटिफाई द ट्रस्ट। और इसके लिए हम्म, हमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा को जो पर्सन चला रहा है वो कौन है, हम्म, उसकी बैकग्राउंड लेवल क्या है, उसका थोड़े बहुत इंटरव्यू भी आपको हो सकता है निकाल के देखना पड़े कि यार उसका माइंडसेट क्या है। बिकॉज एक दो हम्म, साल में देखा जा रहा है कि चीज़ें बदल जा रही है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों के 8 बिलियन, किसी का 60 बिलियन मार्केट का पैसा चला जा रहा और इससे क्रिप्टो बदनाम हो रहा। और हाल ही फिलहाल में हम्म, आपने ट्वीट किया, देखा आपने कि यार क्रिप्टो में मतलब स्कैम हो रहा है और डायरेक्ट कोई चीजें ऐसे बोल रहे हैं कि इसे बैन कर दो, रेगुलेट कर दो, सारी चीजें। तो हाँ, हम्म। हमें लोगों को समझना पड़ेगा उसकी नेचर क्या है, उससे हम डिफाइन कर पाए। देखिए, देखिए, सिंपल सी बात बताऊं, इतना बड़ा, आप म्यूट कर लीजिए अपना। तो आई वॉज ऑन अ न्यूज चैनल, एंड with all due respect to that news channel, they just have a simple opinion ke recently they heard about Luna, right? And obviously for a person जिसके लिए, and for an entity या for a media house like a news channel, अगर आप फेब्रुवरी से इस स्पेस को देखो, जैन फेब से अगर आप चलो, फेब्रुवरी मार्च से, वी केम अक्रॉस लूना। देन अभी लूना का इशू खत्म भी नहीं हुआ था, देन वी केम अक्रॉस वॉल्ट। वॉल्ट के बाद हम लोग, वॉल्ट के साथ साथ ही सेल्सियस, तो इनफैक्ट वॉल्ट से पहले सेल्सियस था। सेल्सियस खत्म भी नहीं हुआ था, देन 3AC। 3AC के साथ साथ वॉयजर भी था। और अभी ये सारी चीजें सेटल भी नहीं हुई थी, ये सारे इश्यूज सेटल भी नहीं हुए थे, एंड देन इज FTX। एंड FTX वाज लाइक अ फाइनल नेल इन द कॉफिन, राइट? मतलब इससे बुरा अगर मैं ये कहता हूँ कि क्रिप्टो की इकोसिस्टम जब से बना है 2009 से, जब से सतोशी नाकामोटो ने, जब व्हाइट पेपर आया 2008 में, और 2008 से 2022, अगर मैं 14 इयर्स की जर्नी में, मैं 2016 में आया हूँ, 2016 के दिसंबर में आया हूँ। तो दिसंबर से तो मैं विटनेस कर रहा हूँ कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर साल में इतनी बुरी खबरें या इतना बुरा होता हुआ कभी नहीं देखा। केओस है, और एक एक इवेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। मतलब ये कोई छोटा इवेंट नहीं है, वॉयज, मतलब 3AC कोई छोटा इवेंट नहीं था, लूना कोई छोटा इवेंट नहीं था, वॉयजर, वर्ल्ड, ये सब बहुत बड़े इवेंट है। अगर हम इनकी मिलियंस में, अगर इनके टोटल वैल्यूएशन में आए कि कितना बड़ा लॉस है, कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है, सो इट विल बी लाइक इन मिलियंस बिलियंस में ये जाएगा। एंड जो इम्पैक्ट है, तो जब इतनी सारी चीजें एक न्यूज मीडिया को मिल रही हैं, और आई एम श्योर कि एवरीबडी इज सीइंग इट ऑन ट्विटर, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, न्यूज चैनल्स, हेडलाइंस, दे will bound to understand this space as a shady space, you know and it is very natural. Yeah, put yourself in their shoes.
What image you will get for this industry? You will say कि यार ये तो बर्बाद है इंडस्ट्री, यार चोरों की इंडस्ट्री है, डकैतों की इंडस्ट्री है, और जो इसमें काम कर रहे हैं वो भी डकैत हैं, जो इसके बारे में यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो भी डकैत है, एवरीबडी इज हैंड्स इन ग्लव्स, यार ये तो बहुत बुरी इंडस्ट्री है. And they are, to be very honest, if you will keep yourself in their shoes, probably you'll also feel like that. Who has time today to understand public blockchains and how nodes work, and what is the reward, what is the mining? Even you guys took 2 years to understand how things work actually. How, what do you expect a news channel to come up and say, oh wow, this industry is amazing? That is not going to happen. And plus these things. So I'll say embrace for a tougher time. It'll be more difficult now to make somebody understand that what exactly happened, because now people will come up with their own. Their judgment is becoming more strong. That their judgment for this industry, that this industry is full of scams and full of thieves. So their conviction will grow more stronger, and it will take a lot of time, and a lot of good stuff has to happen. A lot of use cases have to come up, you know then probably you'll see a shift in narrative, that okay, this industry has got use cases and people are really building something like Polygon maybe, right? Or some partnerships happening with the public enterprises. So right now the whole thing is that if anybody has got an idea that what हमें क्रिप्टो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, मैं उनके खिलाफ कोई यहाँ पे कोई मोर्चा नहीं खोल रहा हूँ. डोंट ट्रीट दिस स्पेस एज कि मोर्चा. मुझसे आज न्यूज चैनल में पूछा गया कि सर इतना कुछ हो रहा है, एफटीएक्स में हो रहा है. रिपोर्टर ने मुझसे एक सवाल पूछा कि ये एफटीएक्स में हो रहा है, वहां ये हो रहा है, ये हुआ था, वहां पे ये हुआ था, ये बंद कर देना चाहिए हमें इंडिया में. मैंने सिर्फ उससे एक ही चीज पूछी. मैं कहा सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन वेस्ट इंडीज, इन बहामास, or if something goes wrong in Canada, right? And just for a moment, forget crypto. Just for a moment, a US company, or US, or say Facebook uh, would have done the same thing, or JP Morgan would have done the same thing, or Citibank would have done the same thing. And Citibank had say 400 branches in India. So are we saying that we should not allow American companies to work in India, or a particular branch should not operate here? Things don't work like that. Something has happened in one of the exchanges where obviously people from India were also trading. I don't know the numbers, how many were trading on that, but yes, they were trading, right? So I don't know the magnitude of loss right now because nobody reports loss in crypto. That's the problem. So we can't say कि एक बंदे ने, तो एक एंटिटी था, एक बंदा था, उसने डिफ्रॉड किया सिस्टम में, उसने सिस्टम के लूपहोल्स को उसका उसका फायदा उठाया, उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बैन कर दी जाए, इज नॉट अ राइट थिंग. इट्स नॉट अ राइट अप्रोच. यू नो इट्स लाइक कि इंटरनेट है. इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है. अगर आप देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का प्राइम एग्जांपल इंटरनेट है. आप इंटरनेट पे, आपको कोई वेबसाइट बनाने से रोकता है कोई? आपको यूएस की परमिशन चाहिए होती है? आपको अगर अपनी वेबसाइट या वेब पेज डालना है इंटरनेट पे, आपको अपना डोमेन नेम बुक कराना है. डोमेन नेम बुक करा के आप अपना वेब पेज, वेबसाइट डाल सकते हो. किसी की आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, राइट? तो इंटरनेट एज अ प्रोटोकॉल, एज अ टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड. बट अगर मैं एचडीएफसी बैंक की फिशिंग साइट बना लूं, या कोई बंदा बोलता है कि जी मैं तो पीएनबी बैंक की फिशिंग साइट बना के डाल देता हूं इंटरनेट पे, तो क्या इसमें इंटरनेट की गलती है? नहीं. इस टेक्नोलॉजी को जो के ऊपर कोई चीज बिल्ड कर रहा है विद अ रॉन्ग इंटेंशन, उसकी गलती है. उसको पकड़ने का है. जो बेस प्रोटोकॉल है, उसकी गलती कहां से हो गई? अगर इंटरनेट की गलती होती तो इंटरनेट के ऊपर इतने क्राइम्स होते हैं, तो इंटरनेट को तो बैन कर देना चाहिए पूरी दुनिया में. और पूरी दुनिया में अगर क्राइम हो रहे हैं, तो इंडिया को बैन कर देना चाहिए, या किसी और, यूएस को बैन कर देना चाहिए कि यार इंटरनेट पे बहुत क्राइम होता है, राइट? सो क्राइम करने वाले को तो जेल छोड़ो, उसे अगर फांसी की सजा देनी, फांसी की सजा दे दो.
क्राइम को डिफाइन करो, पकड़ो, क्राइम को डिमोरलाइज करो, उसको जो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट, जो लोग पैसे की से खेल रहे हैं या दुनिया में इनोसेंट लोगों की वेल्थ से अगर कोई खेल रहा है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी को कैसे बैन कर सकते हैं? उसमें टेक्नोलॉजी की गलती है। टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल है, इंटरनेट न्यूट्रल है, फेसबुक न्यूट्रल है या नहीं, आई कांट से। ट्विटर न्यूट्रल है नहीं है, आई कांट से। इंटरनेट के लिए आई एम श्योर कि इंटरनेट इज न्यूट्रल। गूगल सर्च न्यूट्रल है? नो। हो सकता है गूगल पैसे देके वही सर्च दिखाता है जो उसको दिखानी है, राइट? बिटकॉइन और इथेरियम के प्रोटोकॉल न्यूट्रल है? हाँ, न्यूट्रल है, ठीक है। सो आई ट्राई टू कन्विंस देम, बट लेट्स सी, बट हाउ मच टाइम यू हैव टू कन्विंस पीपल? सो ये चीज जो है, ये बहुत इसका इफेक्ट है और बहुत लंबा जाएगा, और वेरी डिसअपॉइंटिंग एज वेल एंड वेरी demoralizing as well, as you can feel it from my voice also, because we were entering in a time where in 2022, when I entered in this year, I just had a feeling that this year is going to be the year of mass adoption, and this year will bring a lot of use cases. People will talk about it, and there are going to be many people who will try and say कि नहीं यार, this industry has legitimacy, and embrace करेंगे, काफी countries embrace करेंगे, and it'll be easier for people to talk about it and all that stuff. But we have actually taken a reverse gear. It's a reverse gear today, the situation we are into right now. So anybody else with a thought is most welcome, can send me a request, and I'll be very happy to. हाँ, ओपी बाजी है क्या ये? क्रिप्टो सिंह, लेट मी जस्ट चेक। इन्होंने नाम कब चेंज किया यार? बाजी तुसी नाम चेंज कर लिया? हेलो, ओपी बाजी तुसी हो? ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। और लगते तो तुसी हो, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ? ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ है। और ਵਧੀਆ सब? ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਸਭ ਵਧੀਆ। भाजी आपने मेरे ख्याल सुने, मेरे थॉट सुने। हाँ जी। आपका क्या ख्याल है यार, इतने समय से आप हो इंडस्ट्री में, व्हाट इज योर टेक, व्हाट हैज रियली हैपेंड गोइंग फॉरवर्ड? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंडियन एक्सचेंजेस से कि यार ये होगा तो अब भरोसा आएगा, वरना नहीं आने वाला अब? देखो और संदीप भाई, एक मिनट, संदीप भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, मैं उनको भी ज्वाइन कर रहा हूँ, हम्म, उनको भी ऐड कर रहा हूँ। संदीप भाई हमारे क्रिप्टो पॉइंट हिंदी, इनके व्यूज भी हम लेंगे, बिल्कुल। और आपके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। और हम सबके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट ये किसके दोस्त नहीं है, मैं इनसे ये भी हाँ पूछूंगा, जिससे पूछो, यहाँ तक कि इनके फॉलोअर्स भी इन्हें बड़े भाई के नाम से ही पुकारते हैं। तो ये सबके भाई हैं, सैंडी भाई। बट आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आप बताइए। हाँ जी। सो एक्चुअली क्या है ना, देखिए, जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं, इसका जो फिनोमिना है शुरू से ही डिसेंट्रलाइज वर्जन का है, राइट। हम्म, और डी जब हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, उसका बेसिक रूट लेवल पे क्या मतलब है? ट्रस्ट लेस। दैट मीन्स आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम्म, बिटकॉइन जब आया था, वो सिंपल सी बात बोल रहे थे कि आप यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन। लाइक बैंक्स में यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द बैंक्स। In case of Bitcoin, they say you have to trust on the code. You have to trust on the rules that have been embedded in the code. इसका मतलब ये है कि जो लिख दिया, अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर उसको चेंज करना है तो आपको कंसेंसस चाहिए। वो कंसेंसस जब सारे दुनिया के लोग मिलके संभाल रहे हैं, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वही सिंपल सी बात है। आज जहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, वो सेंट्रलाइज एंटिटी से हुआ है, डिसेंट्रलाइज एंटिटी से नहीं हुआ है। हम्म, जो इतना मेजर ब्लैक स्वान इवेंट हुआ है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एफटीएक्स का जो फेलियर है, वो सेंट्रल, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवरली रिलाई करने लग गए थे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे। और कहीं ना कहीं अभी भी अगर आप देखो, अगर स्टैट्स आप देखो, एफटीएक्स से जितना फंड निकला है, जब फंड स्टार्ट हुआ था, जिन लोगों ने इनिशियली निकाल लिया, और इनफैक्ट मैंने संदीप भाई की वीडियो सुनी थी,
पिछले दिन ही उन्होंने बोल दिया था कि भाई निकाल लो फंड, जल्दी निकाल सकते हो। हम्म। तो फंड्स इवेंचुअली जिन्होंने निकाल लिया, लेकिन क्या हुआ, एफटीएक्स से निकल के लोगों ने बाइनेंस की तरफ लेके गए। ऐसा नहीं किया लोगों ने कि लोग अपने वॉलेट्स में, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में लेके गए। लोग एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज से उठ के दूसरे सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ गए हैं। अब हम उस पे ये बोल सकते हैं कि देखो जी बाइनेंस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि सेंट्रलाइज एंटिटी विल ऑलवेज रिमेन सेंट्रलाइज एंटिटी। वो कभी ना कभी तो उसका जो पॉइंट ऑफ फेलियर है वो आ ही सकता है या आएगा। यू नेवर नो कब, क्योंकि ग्रीड है यहाँ पे। हर किसी ये क्रिप्टो शुरू से ग्रीड से ही पैदा हुआ है। बिटकॉइन भी देखा जाए तो उसमें ग्रीड मैकेनिज्म था, जिसकी वजह से लोग माइनर्स जो है जुड़ना शुरू हुए थे। बट वहां पे उनको चैनलाइज किया गया था, ग्रीड को कंट्रोल रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे लोग क्रिप्टो में लोग एंटर होते चले जा रहे हैं, पैसा आता चला जा रहा है, उससे ग्रीड बढ़ता चला जा रहा है। राइट, तो इस वजह से देखा जाए तो जो सेंट्रलाइज एंटिटीज हैं, कभी भी कोई भी उनसे गलती हो सकती है, जिस वजह से उनका एंटायर जो एम्पायर खड़ा हुआ है वो तो मतलब जाएगा ही जाएगा, उसके साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं उन पे भी असर आएगा। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट हमें आज भी जो शुरू से बिटकॉइन बोल रहा है, जो सतोशी नाकामोटो बोल रहा है, आप किसी पर ट्रस्ट मत करो। अब आज देखा जाए हर कोई बड़ी बड़ी बातें करता है। वो बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक इज द फ्यूचर, या फिर ये अच्छा है। भाई प्रूफ ऑफ स्टेक में भी आप देख लो ना, सेंट्रलाइजेशन कितनी है, डिसेंट्रलाइजेशन कितनी है, ट्रस्टलेस कितना है सिस्टम और ट्रस्टेड सिस्टम कितना है। अगर आपका यहाँ पे जो जो सिस्टम्स नए नए बिल्ट हो रहे हैं, स्पीड के नाम पे, इनोवेशन के नाम पे, लेकिन किसको कॉम्प्रोमाइज करके? ट्रस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके। तो इसलिए हमें आई थिंक यहाँ से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि यहाँ से अगर आज भी हम नहीं संभलते तो इवेंचुअली कभी ना कभी तो हम पे इम्पैक्ट आएगा या हमारे फंड्स पे इम्पैक्ट आएगा। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इंडस्ट्री को के बैड प्लेयर्स को क्लीन करने में, और जो भी गलत लोग हैं यहाँ से निकल जाएं, और इवेंचुअली जो सही इनोवेशन यहाँ पे हो सकती है उसको हम आई थिंक इस तरीके से तो हम कर सकते हैं। दिस इज माय व्यू पॉइंट। सैंडी भाई, संदीप भाई हमारे साथ हैं। संदीप भाई मोस्ट वेलकम है यार, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुन रहे हैं यार। आई होप कि सब कुछ आपके एंड पे सब ठीक है। अभी आवाज सुनी कहाँ आपने? यही तो। संदीप भाई, कैसे काशिफ भाई, बढ़िया? हेलो सर। उपिंदर भाई बहुत कैसे हो आप? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मस्त और भाई। उपिंदर क्या भाई तो करा दिया आपकी काशिफ भाई, ये क्या करा दिया यार? यार बस करवा दिया। समझ नहीं आ रहा, ये तो लिटरली क्या बोलूं यार। अभी ना जैसे जब ओपी भाई बोल रहे थे ना कि सेंट्रलाइज एंटिटी से गलती हो सकती है, यहाँ पे गलती तो हुई नहीं। यहाँ तो सीधा सीधा चोरी हुई है, सीधा सीधा डकैती हुई है, और ये वाइट कॉलर डकैती है। पहले क्या होता था, हाँ, डकैती जो थी वो बंटवारा मूवी चंबल में में। डाकू आते थे पहले। बंटवारा मूवी, अब हमारे फोन और मोबाइल में आते हैं, मोबाइल और लैपटॉप में डाकू आते हैं। हाँ बंटवारा मूवी में देखा था कि विनोद खन्ना और धर्मेंद्र जो है वो चंबल घाटी में जाते हैं, वहां पे डकैत जो है वो रेगिस्तान में छुपे होते थे झाड़ियों में। अब वो बहामास में होते हैं और शानदार आलीशान बंगलों में रहते हैं, और वो यू नो एक शानदार जिंदगी जी रहे होते हैं और पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे होते हैं। अब तो ये वाली हालत है। तो यहाँ पे डकैती डकैती हुई है। और संदीप भाई, मैं आपके देख रहा हूँ ट्वीट्स भी, और आपके ट्वीट्स में वो दर्द भी मैं फील कर रहा हूँ। और आपका जो लेटेस्ट ट्वीट है जिसमें आई वांट टू टेक योर दिस थिंग, बिकॉज ये ट्वीट मैं देख रहा था, एक तो मैं आपसे ही समझूंगा कि और क्वेश्चंस भी है मेरे पास, बट ये पर्सनली क्योंकि ट्वीट आपका बड़ा लेटेस्ट है, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपने लिखा है कि आई पर्सनली थिंक दैट डेक्सेस हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड इफ वी वांट डिसेंट्रलाइज्ड exchanges to succeed, we should be willing to support its infra and run a DEX node to support its network. And then, till then, no pure decentralization. तो ये exactly आपका कहने का क्या मतलब है? And if you can just explain what you meant by this tweet. यार बहुत ही सिंपल सा मतलब है भाई, और थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टॉक राइट नाउ। मतलब सिंपल सा है कि देखो ऐसा है, हमें एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी हैं, चाहे वो किसी से भी हो। अगर एक वीडियो भी देखते हैं तो उससे भी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती है, एक्सचेंजेस हो सेंट्रलाइज, उससे भी हमारे को बहुत एक्सपेक्टेशन, लेकिन हम अपना रोल जो है वो प्ले करना भूल जाते हैं बार बार। एक तो हमारी भी शॉर्ट मेमोरी, उसके बाद में आएंगे, लेकिन
हमारा रोल क्या है? अगर इफ यू वांट कि चलो ठीक है, हमें लगना है, जैसे एक फौजी होता है, वो बोलता है हमें देश की सेवा करनी है और मर जाते हैं देश के लिए। हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिप्टो क्रिप्टो, जब हमारी बारी आती है काम करने की तो हम नहीं करते। मैं समझाता हूँ इसको। मेरे हिसाब से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को सक्सेस होने के लिए ना, सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सीड करने के लिए, देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स। चलो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स तो आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा इंफ्रा और यूजर फंड्स की सेफ्टी, यूजर फंड की सेफ्टी भी है। चलो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है हमारे वॉलेट से, हम ट्रीट करते हैं, वो भी वहाँ पर है। पर जहाँ एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज फेल हो सकता है, या जहाँ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम जीयूआई और इंटरफेस, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जिसका हम आज भी डिपेंडेंट हैं अमेजोन या फिर गूगल क्लाउड सर्विसेज पे। क्लाउड सर्विस पे क्यों? वी हैव टू रन द नेटवर्क, वी हैव टू रन दिस एक्सचेंज ऑन अ नेटवर्क। तो अगर वो नेटवर्क डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ, जैसे कि बिटकॉइन जब आया मार्केट में, जब लोग उससे जुड़े, तो दे हैड नो क्लू अबाउट कि बिटकॉइन तक दूर जाएगा। इनफैक्ट $1 भी जाएगा वाज अ ड्रीम। अगेन द मोटिव वाज नॉट बिहाइंड कि $1 जाएगा तो बेचेंगे। मोटिव वाज अच्छा, लेट्स सपोर्ट दिस गुड कॉज। तो एवरीबडी स्टार्टेड टू बिकम अ नोड एंड दे स्टार्ट माइनिंग। तो उससे क्या, जो ब्लॉकचेन है उसकी जो नेटवर्क है वो सिक्योर होता गया। नाउ हम बात करते हैं 51% अटैक की, फॉर एग्जांपल, कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को नीचे लाने के लिए 51% नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा। मींस जो नोड्स में उसकी एंट्री है, जो ब्लॉक्स में उसकी एंट्री है, उसको चेंज करना पड़ेगा 51%, जो कि नॉट इजी बिकॉज इट इज सच अ वाइड स्प्रेड फिनोमिना राइट नाउ। सेम थिंग गोज विद डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और एनीथिंग डिसेंट्रलाइज्ड। अगर हम चाहते हैं कि बार बार कोई आउटेजेस ना आए, डिसेंट्रलाइज एक एक्सचेंज जो है वो अच्छा चले, तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो बनती है वो ये कि हम उसका नेटवर्क, अगर वो लोग नेटवर्क का एक कोई नेटवर्क एक्सपैंड करते हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से, तो वी शुड बी रनिंग द नोड। हमें उसके नेटवर्क को सपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इसका एक नोड हूँ, आई एम सपोर्टिंग दिस नेटवर्क। अब नीचे गिरा के दिखाओ नेटवर्क। अमेजॉन, वी डोंट नीड इट, यू आर सेंट्रलाइज। गूगल, वी डोंट नीड इट, वी डोंट नीड यू, यू आर सेंट्रलाइज। स्टफ लाइक दैट। सो ये मेरा मतलब है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नोड बने, उसके नेटवर्क का हिस्सा बने, जैसे माइनर्स बिटकॉइन का हिस्सा है, या जैसे नोड्स हम रन करते हैं बिटकॉइन के लिए, टू प्रोपेगेट द नेटवर्क, टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। हमें चाहिए सिक्योरिटी पूरी, वाह, डिसेंट्रलाइज, चलो ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दे सकता है क्योंकि वॉलेट्स में फंड हमारे हैं, अनलेस अनटिल कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही हैक हो गया या उसमें कुछ लूप होल आ गया। लेकिन जब नेटवर्क की बात आती है, हम पीछे जाते हैं, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ ट्रेड करना है भाई, चाहे मैं फोन से करूंगा, मोबाइल से करूंगा, लेकिन नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करूंगा। ये तो फिर दोगलापन है। तो मैं उसके नीचे क्या मुझे स्वाद में। लेकिन बात ऑन सीरियस नोट्स, ऑन सीरियस नोट, एक्चुअली नॉट नोट्स, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा नेटवर्क की तरह इस पूरे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को। अदरवाइज यही होता रहेगा जो भी हुआ। एफटीएक्स तो में अगर कोई भी पैसा किसी से गया हो, क्यों गया होगा? कि हमने जो हाइप बनी उसकी चारों तरफ, उस पर फंसे होंगे लोग, राइट? तो ये ये मतलब है ट्वीट का। बिल्कुल, तो आई अंडरस्टैंड। तो बेसिकली नेटवर्क का हिस्सा बनना पड़ेगा, नेटवर्क को बाहर से नहीं देखना पड़ेगा, आपको नेटवर्क का पार्टिसिपेंट होना पड़ेगा। और ऑब्वियसली उस पार्टिसिपेंट को बनने के लिए कोई ऐसा नहीं कि इट्स एन इजी टास्क या इजी जॉब नहीं कि आपको कोई मैनुअल दे दिया और आपने उठा के आप अगले दिन से पार्टिसिपेंट बन गए। ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री, लर्न मोर अबाउट नेटवर्क्स, हाउ दे वर्क, हाउ दे ऑपरेट। सो यू बेसिकली हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज। और आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जनता के साथ क्या है और जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं कि अगर आज एफटीएक्स के बारे में जिन जिन लोगों के कमेंट्स हैं, जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अरे यार फला ने ये बोला था कि ये एफटीएक्स तो कभी फॉल ही नहीं हो सकता, टू बिग टू फॉल। काशिफ सर, आपने भी तो बोला था कि वो जब वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा था तो यू ऑल्सो गॉट एक्साइटेड, यू ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट इट। हाँ भाई, मैंने ट्वीट किया था। आई वाज हैप्पी अबाउट के यार वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है और क्रिप्टो इज गोइंग प्लेसेस, तो आई वाज हैप्पी अबाउट दैट। और forget about me, there were governments who were इन्वेस्टिंग इन एफटीएक्स, सिंगापुर से लेके कनाडा से लेके, जो मैंने आपको भी पास्ट में बताया। और दुनिया का कोई वीसी नहीं बचा। 69 वेंचर कैपिटलिस्ट है दुनिया के टॉप रेटेड जो उसमें इन्वेस्टेड है। यूक्रेन की गवर्नमेंट तक इन्वेस्टेड थी उसके अंदर। तो एक नॉर्मल आदमी को जब ये देखता है कोई, ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए ये फिगर आउट करना कि यार ये भी फेल हो सकता है। इट्स लाइक के इन्वेस्टमेंट बैंक लीमन ब्रदर 2008 में कोई सोच ही नहीं सकता था कि लीमन ब्रदर भी फेल हो सकता है। कोई नहीं सोच सकता था कि एआईजी भी फेल हो सकता है। तो ये जो इश्यूज हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपसे सैंडी भाई
कि यार ये ट्रस्ट कितना बुरा हिला है, पहला मतलब ये कितना बड़ा इशू है इस वक्त। और आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड, क्या जैसे सपोज अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें, उसमें इंडियन भी है और बाहर की भी जो एक्सचेंजेस हैं, क्या लगता है कि आपको कि अब कैसे ये विश्वास वापस आएगा? अब एक्सचेंजेस को क्या क्या करना चाहिए, या क्या क्या उन्हें प्रूव करना चाहिए, क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए जिससे यकीन वापस आ सके एक्सचेंजेस के अंदर? व्हाट इज योर टेक? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कैसे भाई, जैसे आपको पता है कि जो हमारा ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा शेक हुआ है, बहुत ज़्यादा, नॉट जस्ट इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से, एज अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव से भी, कोई भी पर्सपेक्टिव उठा लो। क्योंकि अगर एक ये दिख रहा था मार्केट में कि अगर बाइनेंस को कोई टक्कर दे सकता है तो एफटीएक्स, और टक्कर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टक्कर से होता क्या है, जब भी कंपटीशन होता है मार्केट में तो बहुत चीज़ें होती है, जैसे प्राइसेस जो होते हैं फेयर होते हैं, मोनोपोली नहीं होती है, और यू सी लाइक अ हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी ग्रोथ। तो उस पर्सपेक्टिव से जो हुआ है एफटीएक्स के साथ अभी, तो एक बहुत ही बड़ा जो कंपटीशन था बाइनेंस के लिए, और जो हमारे लिए भी एक अच्छी बात थी कि भाई चलो अब बाइनेंस मोनोपोली नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो चला गया मार्केट से। और कोई जो थर्ड था सेकंड अभी हो नहीं सकता है, क्योंकि यूजर्स के फंड जा चुके हैं और इट्स नॉट इजी टू ट्रस्ट अगेन, राइट? तो मेरे हिसाब से तो इट विल टेक इयर्स टू हील, चाहे वो पैसे की वजह से हो, ट्रस्ट की वजह से हो, इट विल टेक इयर्स टू हील। और जहाँ तक आपने बात की कि क्या करना चाहिए एक्सचेंज को, इनफैक्ट दो तीन पॉइंट, तो शायद एक पॉइंट आपने बहुत पहले बोला था, बताऊंगा उस बारे में भी, जो आपने एक पॉइंट ओवरऑल इस क्रिप्टो को दिया था, कि नॉमिनी होना चाहिए, वो तो चलो बात की बात है, लेकिन कंपनीज को एज सच, एक्सचेंज को एज सच अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व, और एक सुमित भाई ने एक पॉइंट बोला था जो हमारे कॉइनडेसिस वाले भाई हैं, कि प्रूफ ऑफ लायबिलिटीज। लेकिन फिर बात ये आती है कितना सच है कितना गलत है, वी डोंट नो। तो कोई थर्ड पार्टी इसको ऑडिट करे, तो वो जो ऑडिट की रिपोर्ट होगी, that's something that needs to come out on, let's say, quarterly basis, not everyday basis but quarterly basis, right? ऐसा कुछ जहाँ पे proof of funds या रिजर्व, कितना पैसा इनके पास है, इनकी लाइबिलिटीज क्या है, ये पहला स्टेप तो होना चाहिए, एंड दैट शुड बी ऑडिटेड बाय थर्ड पार्टी। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया इतने सारे फंड्स पड़े हुए, इतना कम मेरे पास क्या बोल लाइबिलिटीज हैं। ये सबसे पहली बात है। और दूसरी बात जो हमको पहले से बता रहा था कि हमारी एक बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है एज इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, हम माफ बहुत जल्दी कर देते हैं चीज़ों को, अरे ये हैक हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, कुछ टाइम बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। हमें भी याद रखना है कि ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज ठीक है, हमें कॉइन खरीदना है, हमने खरीदा, उसके बाद अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू आवर सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। उसके ऊपर आपने भी वीडियोस बनाए, मैंने वीडियोस बनाए, बाकी भाइयों ने वीडियोस बनाए। तो दैट्स समथिंग दैट नीड टू बी देयर, अदरवाइज ऐसे ही होते रहेगा, ये लोग आते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट रूप में, चाहे लूना की तरह आए, चाहे एफटीएक्स की तरह आए, और हम लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे, हमारा पैसा जाता रहेगा और हमें इसका चार्ज देना है। तो ये मेरे हिसाब से चीज़ें हैं कि क्या करना चाहिए, और कितना बुरा हुआ, ट्रस्ट शेक हुआ हमारा, और क्या सैनी भाई, हम। मतलब होल्ड भी क्यों, इनफैक्ट अगर ट्रेड करना है तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे करो ना। मैं आज की डेट में ट्रेड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे मेजर नहीं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? नहीं नहीं, बिकॉज मैं मैं ट्रस्ट ही नहीं कर सकता उस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर्सपेक्टिव पे। से बोल रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हो, मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ जहाँ पर मान लो आप सिर्फ डी से कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हमारा एक कॉइन बेस है फॉर एग्जांपल, तो मैंने कॉइन बेस से अपना अकाउंट लिंक कर रखा है, मैं हफ्ते हफ्ते या महीने महीने जो भी है मेरा कॉइन्स खरीदता हूँ, उसको खरीदने के बाद वहां से मूव कर लेता हूँ अपने कुछ सॉफ्टवेयर वॉलेट में, कुछ हार्डवेयर वॉलेट में। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ट्रेडर्स को तो पता है ज्यादातर की प्रॉफिट निकालना है ना। हाँ, लेकिन आप सही कह रहे हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आर वे टू गो, पर वहां पे भी थोड़ा वही है, संभल गए। हाँ, ऑब्वियसली। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कन्वीनियंस और एक अश्योरेंस सी फील होती है लोगों को कि यार टू बिग टू फेल। वही वाली बात हो गई कि जैसे अगर अपना गोल्ड लोग लॉकर में रखते हैं, क्यों रखते हैं भाई? लॉकर अगर गोल्ड तुम्हारी कस्टडी में तो ज्यादा सेफ है ना। नहीं 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 यार, घर पे सेफ नहीं है, लॉकर पे सेफ है, क्योंकि वो बैंक है, बैंक बंद नहीं होते। तो वो फीलिंग क्रिप्टो में भी है कि यार एसेट है, इसको यार मैं कहाँ प्राइवेट कीज खो गई और ये खो गया, ये खो गया, मैं कम से कम एक्सचेंज को पकड़ तो लूंगा। वो ये भूल जाता है कि जो एक्सचेंज है वो उस पे हमेशा काउंटर पार्टी रिस्क रहेगा। एक एक आदमी है, एक एंटिटी है जिस पे आप रिलाई करके उस पे आपने अपने फंड्स को रखा। और कुछ इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सदियों से हम देखते आ रहे हैं, सदियों से, मैं यहाँ पे वर्ड सदियों इसलिए यूज कर रहा हूँ कि फियाट
एग्जिस्टेंस में कैसे आया? जब लोगों ने देखा कि गोल्ड को मूव करना मुश्किल है, गोल्ड को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना, एक मार्केट से दूसरी मार्केट ले जाना डिफिकल्ट हो रहा है। चलो यार, एक जो सबसे ट्रस्टेड फैमिली थी, परिवार था, उसके पास मैं गोल्ड रखता था, वहां से मैंने रसीद ली, उस रसीद को मैं ट्रेड करता था। धीरे धीरे वो रसीद का सिस्टम इतना बड़ा हो गया कि वो फियाट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आज दुनिया के जितने बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक्चुअली में फैमिली ऑफिसेज होते थे पुराने जमाने में। चाहे आप फेडरल रिजर्व की भी अगर हिस्ट्री देखोगे, चाहे आप यूके में भी आप हिस्ट्री देख लो, जो सबसे अमीर परिवार होते थे उस जमाने में, जो सबसे ट्रस्टवर्दी परिवार होते थे, जो रसीदें बांटते थे, वही कल को सेंट्रल बैंक्स बन गए। तो ये जो कन्वीनियंस की बीमारी है, ये कोई आज की नहीं है, ये तो शुरू से चलती आ रही है। हमें हमेशा हमें कन्वीनियंस चाहिए थी। हम फियाट सिस्टम में आए, हमें बैंकिंग सिस्टम पे आए। बैंकिंग सिस्टम हो सकता है कि आप ये कहोगे कि बैंकिंग के अलावा काम नहीं बनता। हाँ तो ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के अलावा काम भी नहीं बनता, बट इसीलिए मैंने यहाँ फियाट का एग्जांपल नहीं दिया, मैंने लॉकर का एग्जांपल दिया। मैंने लॉकर का एग्जांपल इसीलिए दिया कि वो आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि आप जाके लॉकर में रखिए। क्या आपको कभी किसी ने बोला ये कि आपको ये मैंडेटरी है कि अपना सोना आपको लॉकर में रखना है, लेकिन आप फिर भी रखते हो बिकॉज यू फील कि यार वो बैंक इज टू बिग टू फेल। सेम फीलिंग आपकी क्रिप्टो में भी है कि यार बाइनेंस इज टू बिग टू फेल, एफटीएक्स वाज टू बिग टू फेल, कॉइनबेस इज टू बिग टू फेल। वो फीलिंग जो आती है उसके बेसिस पे आप ये डिसीजन लेते हो। नो डाउट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, इसके बाद मेरी गट फीलिंग भी यही कहती है कि लोग ज्यादा सीखेंगे, लोग ऑल्टरनेटिव्स की तलाश में जाएंगे, डेक्सिस की तरफ मूव करेंगे। बट कितने लोग मूव करेंगे और कैसे होगा? क्योंकि कई जगहों पे अलाउड नहीं है डेक्सिस में डील करना, नॉन नहीं, वो तो कस्टोडियल हमें वॉल। करवाना पड़ेगा ना सर। हाँ मैं आपको सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा जी हूँ, जी बट हमें करवाना पड़ेगा ना मूव। हम अगर इन्फ्लुएंसर्स हैं या कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, तो हमें जी उनको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि कैसे डेक्सिस जी पे जाना है, डेक्सिस को कैसे यूज करना है, वहां जी पे जी कन्वीनियंसली कैसे ट्रेड करना है। तो आई थिंक वो जी हमारी जी। ही ड्यूटी बनती है, क्योंकि लेकिन यहाँ कहीं पे ना कहीं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की भी ट्यूटोरियल हमने ही दिए हैं उनको। हाँ, तो मैं यहाँ पे भी आपकी बात में ऐड करूंगा। उस केस में इन्फ्लुएंसर काउंटर पार्टी रिस्क बन जाएंगे। अगर कोई इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर देखिए, इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम के बारे में बात कर सकता है। जैसे अभी सैंडी भाई ने बड़े अच्छा, अपना जो ट्वीट मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा सा आंसर दिया कि यार हम जिस नेटवर्क के अंदर बिलीव कर रहे हैं उस नेटवर्क का पार्ट बन जाओ। उन्होंने ये नहीं बोला कि कार्डानो का पार्ट बन जाओ या इथेरियम का पार्ट बन जाओ। बोला भाई जिस नेटवर्क को आप सपोर्ट कर रहे हो, अगर आपको लगता है वो डिसेंट्रलाइज है, उस नेटवर्क का पार्ट बनो आप। तो सीन क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन समझाने के बाद भी, ठीक है, या डेक्सिस को समझाने के बाद भी लोग कन्वीनियंस फिर से वापस आ जाएगी। ये कुछ दिन याद रहेगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। अभी फिलहाल जो मेरा फोकस है वो इस बात पे है कि जैसे ये सवाल मेरा गैरी भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, गेम ऑफ बिटकॉइन से गैरी भाई हैं हमारे। तो गैरी भाई से भी ये सवाल मैं आऊंगा गैरी भाई पे कि अब आपको क्या लगता है कि एक एक्सचेंज के फाउंडर को या एक्सचेंज को क्या-क्या चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि विश्वास जो है वो दोबारा रिस्टोर हो सके? आपने क्रिप्टो डॉट कॉम का जो ये फियास्को देखा एफटीएक्स के बाद, कह रहे हैं कि गलती हो गई। आपस में एक्सचेंजेस एक दूसरे के बैलेंसेस को के गैप को फिल कर रहे हैं। मतलब वो एक हिंदी में कहावत है ना, चोर चोर मुसेहरा भाई करके कुछ है शायद। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग विद दैट। खुद के जो चोर, तू मेरी चोरी छुपा मैं तेरी चोरी छुपाऊं। मतलब अगर तेरे पास गैप है तो टेम्पररी मैं तुझे बैलेंस भेज देता हूँ, और अगर मेरे पास अगर कोई गैप होगा तो तू मेरे को चुपचाप भेज दियो। लेकिन ब्लॉकचेन की ब्यूटी देखिए कि ब्लॉकचेन पे ये चीजें छुपती नहीं है। वहां पे बड़ी ट्रांजैक्शन जैसी होती है अलर्ट हो जाता है, पता लग गया, और उसके बाद वो बोल रहे हैं सॉरी। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि एक्सचेंज, ये तो इतनी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, मेरा ये सवाल है कि इंडियन एक्सचेंज या किसी भी एक्सचेंज को क्या देना चाहिए आज की डेट में जिससे विश्वास वापस रिस्टोर हो सके कि हाँ यार, नहीं ये ठीक है, ये अब ये इतनी चीजें ठीक तो तब भी नहीं है, बट एटलीस्ट पहली बार ऐसा होगा कि एक्सचेंजेस ने, पहली बार बाइनेंस ने प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात करी है, पहली बार ऐसा हुआ है। वजीरेक्स जैसी एक्सचेंज ने आज तक नॉमिनी का ऑप्शन नहीं डाला भाई साहब। वजीरेक्स जो है 2018 से चल रही है, आज 2022 चल रहा है, 4.5 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये कहते कहते थक गए भाई नॉमिनी का ऑप्शन डाल दो। 5 साल में लोग मरे नहीं है क्या? या जो वजीरेक्स में ट्रेड करते हैं वो इमोर्टल है, मतलब वो मरेंगे ही नहीं? अरे भाई वहां जो लोग मर रहे हैं और जो एक्सचेंज पे जिनके अकाउंट थे
उस क्रिप्टो का आप क्या कर रहे हो, क्योंकि नॉमिनी का ऑप्शन तो है नहीं, तो परिवार को वो पैसा जा रहा नहीं जा रहा। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, तो ये तो एक एग्जांपल आपको दे दिया कि कोई चीज आप मान ही नहीं रहे हो, मतलब कि तो ये कैसे प्रूव होगा कि इनके एक्सचेंजेस सेफ हैं? इसके लिए वो कौन से ऐसे कंप्लायंसेस हैं, कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, उनको क्या प्रूव करना पड़ेगा पीरियोडिकली ये विश्वास को वापस लाने के लिए? ये सवाल मैं चाहूंगा कि गैरी भाई आप इसका जवाब दो। थैंक यू काशी भाई, आवाज आ रही है? हेलो गैरी हेलो भाई हेलो। बिल्कुल आ रही है, वेलकम। अच्छा थैंक यू। काशी भाई, थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता ये पॉइंट्स पहले कवर हुए कि नहीं। बट पहले, इससे पहले जो आप कॉन्वर्सेशन कर रहे थे डेक्सिस को लेके, बेसिकली मेरा जो पॉइंट एक ये है कि हम लोग, जैसे आप बोल रहे थे कि हमने बैंक्स की तरह एग्ज्यूम कर लिया है एक्सचेंजेस को, तो हम वहाँ पे अपने फंड स्टोर कर रहे हैं। तो सिंपल सा एक फंडा है कि एक्सचेंज बैंक नहीं है। मतलब ये, मतलब हमने अज्यूम कर लिया, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ बैंक। इट इज जस्ट फैसिलिटेटिंग द इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टीज के आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो। हम टेम्परेरली वहाँ पे स्टोर करते हैं अपनी क्रिप्टो, ताकि हम ये एक्शंस ले सकें। अब इससे पहले 3-4 साल पहले, अगर आपको याद हो, जब आईडेक्स और इस टाइप की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आई थी, तो हम शुरू से, जो लोग फंडामेंटली क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं, हम लोग हमेशा इंकरेज करते थे कि डेक्सिस यूज करो। बट जिस टाइम पे वो आई थी, तो उस टाइम पे यूआई इतना नहीं था। इनफैक्ट हम खुद भी उसको नहीं यूज कर पाते थे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा टाइम लेती थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ने, अगले 2-3 साल के अंदर, धीरे धीरे करके हमने इन चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट देखी है। तो इट इज़ नॉट परफेक्ट ऑब्वियसली, बट एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज 2 years ago, अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। एंड इफ़ यू लुक एट द करंट ट्रेंड, जब से ये FTX कोलैप्स हुआ है, या जब से crypto.com का जो चल रहा है, तो अगर आप मार्केट कैप वाइज देखोगे, तो जितने भी डेक्स के कॉइन्स हैं, चाहे वो खराब है चाहे अच्छी है, एवरी कॉइन इज राइजिंग। सिर्फ वही एक सेक्टर है अभी इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट जो ग्रीन कैंडल्स शो कर रहा है। तो रीजन बीइंग कि जो लोग अब एक तो ये स्पेकुलेशंस हैं कि हाँ, अब लोगों का ट्रस्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज से हट गया है, तो दे विल मूव टू डेक्स, विच इज ट्रू इन अ वे। क्योंकि जो नॉर्मल क्रिप्टो यूजर्स हैं, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए थे, उनको तो छोड़िए, हमारा ट्रस्ट खुद का हिल गया। हम 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। आई मीन, दिस वाज अनबिलीवेबल फॉर अस एंड डिफरेंट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। मतलब अभी भी एक ऑनगोइंग स्टोरी है जो 48 आवर से चल रही है, और अभी तक इसकी एक के बाद एक रैबिट होल्स खुलते जा रहे हैं। अभी एक एक्सचेंज फॉलो हुई है, तो इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। तो कॉन्फिडेंस सबका शेकन है, जो ओजीज हैं चाहे जो भी हो। देयर आर पीपल हु आर देयर 10 साल पहले के वाले जो लोग हैं, वो भी शेकन है। तो जो 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 ट्रस्ट है, ये रीगेन करने में बहुत टाइम लगेगा। ऑडिट्स की आप बात कर रहे थे, ऑडिट्स के अंदर भी एक, अगर आप रिसेंटली, अभी आधे घंटे में न्यूज आई है कि जो ट्रांसफर हुए थे crypto.com में, होबी से गेट में, या गेट से crypto.com में, जिन फर्म्स ने उसको ऑडिट किया था, दो इवन आर नॉट क्रेडिबल। मतलब जिन्होंने FTX I was FTX के about to say ऑडिट्स किए this. थे, या सो FTX के जिन्होंने ऑडिट किए थे, उन्होंने होबी का किया, उन्होंने गेट का किया। तो आप किसको ट्रस्ट करो? तो ट्रस्ट फैक्टर क्रिप्टो बना इसलिए, सतोशी का व्हाइट पेपर में कंक्लूजन में सेक्शन में से यही लिखा है कि वी वांट टू एलिमिनेट ट्रस्ट, ट्रस्टलेस सिस्टम बनाना है। डेक्स इज अ वे फॉरवर्ड, और ये मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि डेक्स ही आगे चल के चलेगा। यूआई बग्स हैं, स्पीड इश्यूज हैं, बट एज कम्पेयर टू 2 साल पहले का देखो और अभी का देखो, दिस इज 1000x इम्प्रूवमेंट। मतलब मैं पर्सनली यहाँ पे डेक्स यूज करने लग गया हूँ फॉर ट्रेड। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, तो आई आई डू नॉट हैव KYC और एनी ऑफ द एक्सचेंज एक्सेप्ट फॉर crypto.com। एक एक्सचेंज पे था, और ट्रेड तो मैं बहुत बहुत कम करता हूँ। बट आई कुड फील द डिफरेंस, कि मतलब मैं अब उसको एज अ यूजर आई एम यूजिंग इट। सो अनटिल अनलेस, इससे पहले मैं यूज ही नहीं कर रहा था, तो मैं आगे किसी को रिकमेंड Same भी here. क्या करता, 100%. है ना? या तो अब पैनकेक में अगर देखोगे, तो वहाँ पे डेक्स है, पॉलीगन नेटवर्क पे आ चुकी है, गेन्स ट्रेड है, GMX है। तो देर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस। तो बेसिकली नाउ यू कैन यूज दैट एज अ यूजर, पर्सनली भी आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। सो दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड, आई वुड से। और जो कुछ भी हुआ है, देर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू इट। FTX क्रैश हुआ, या पता नहीं जल्दी क्रैश होना चाहिए था, या बाद में हो जाता तो और मुसीबत हो जाती। सो इट इज अ गुड इन अ वे कि यहाँ पे पर्जिंग हो रही है सिस्टम की, सेंट्रलाइज सिस्टम्स से। जो हमें पहले विश्वास नहीं था बैंक्स पे, किसी पे भी, गवर्नमेंट से, उसको एस्केप करने के लिए हम क्रिप्टो में आए थे। क्रिप्टो में हमने
क्रिप्टो कंपनीज पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, विच वाज अगेन रॉन्ग. नाउ दैट हैज इन अ वे पीपल हैव टू अवेकन टू द फैक्ट कि यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी एंटिटी. कंपनी हो जितनी बड़ी हो, नथिंग इज टू बिग टू फेल. कल को आई एम नॉट सेइंग इट वुड हैपन, बट यू नेवर नो, बाइनेंस कुड फॉल एज वेल, राइट? तो ट्रस्टलेस सिस्टम्स की तरफ जाना है. डेक्सिस इज द वे फॉरवर्ड. एंड ये तो हम 6 साल पहले भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि डू नॉट स्टोर योर क्रिप्टो ऑन एक्सचेंज. मतलब अगर आप एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहे तो मत रखो. कर रहे हो तो उतना ही अमाउंट रखो जिससे आप ट्रेड कर रहे हो. उसको रिमूव करो, लेजर में डालो, हार्डवेयर वॉलेट में डालो, इनफैक्ट हॉट वॉलेट में भी डाल दो, बट अपने पास कंट्रोल रखो उसको. ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बट इट इज करंट सिचुएशन के हिसाब से दैट वुड हैव ऑलवेज बीन द सेफेस्ट ऑप्शन. अगर आपने अपनी की सिक्योर करके रखी होती, यू वुड हैव बहुत सॉलिड पॉइंट है यार गैरी, बहुत सॉलिड पॉइंट है. प्रॉब्लम इस यार देखो कि जो ऑडिटर है वो भी मिला हुआ है. मतलब जो ऑडिटर है वो सारे इकोसिस्टम को वही ऑडिट कर रहा है. वाह, ये तो मतलब गजब ही हो गया यार. मतलब नहीं, वो उससे पहले हाँ. इनफैक्ट एफटीएक्स का भी तो जो ऑडिट्स हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो भी तो देखो ना, फेल हुए हैं ना. जो पहले रिपोर्ट आई थी कि उनके ऑडिट्स हुए रखे हैं. ftx.us के भी, अब देखो ftx.us की भी उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल करी है, तो इसका मतलब उसमें भी दिक्कत थी. बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें भी दिक्कत थी. और ये जो ये नई चीज मेरे को पता लगी कि जो ऑडिट फर्म है वो ऑडिट सब सारी एक्सचेंजेस का एक ही फर्म ऑडिट करती है, और उसका तरीका भी फिर एक होगा. और उसके कितना ये डेंजरस सिचुएशन है कि वो जो रियल ट्रुथ है वो सामने आ ही नहीं सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं सब एक पेज पे हैं और सबको सबका पता है. मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इशू सामने आता भी नहीं. ये ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा डिसएग्रीमेंट हुआ है इन आपस में, ये चंद लोगों के बीच में, कि इन्होंने ये सोच लिया कि नहीं, नाउ इज द टाइम कि अब ये बहुत बड़ा हो रहा है, अब ये चीजें इसकी निकालते हैं. बिकॉज ये आज ही क्यों बैलेंस शीट कॉइन डीसीएक्स कॉइन डेस्क के पास आई? ये आगे क्यों नहीं आई? ये पीछे क्यों नहीं आई? ये बैलेंस शीट पहले क्यों नहीं आई? शुरुआती दिनों में क्यों नहीं आई जब एफटीटी बुल मार्केट में था? और तब क्यों नहीं आई? आज ही क्यों आई है? प्रोबेबली, मतलब ये एक बड़े कुछ सवाल हैं. और ये कॉइन डेस्क के पास क्यों आई? ये कॉइन टेलीग्राफ के पास क्यों नहीं आई? ये डीक्रिप्ट वाले के पास क्यों नहीं आई? कॉइन डेस्क के अंदर क्या कोई क्रिप्टो कंपनी इन्वेस्टेड है क्या? उसकी पेरेंट कंपनी कौन है कॉइन डेस्क की? ग्रे स्केल है क्या? हाँ, ग्रे स्केल है भैया. है तो कुछ लिंक है क्या? कॉइन ग्रे स्केल वाले का किसी से लिंक है क्या? आई डोंट नो. मतलब ये खिचड़ी है. ये मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता, बट जो आपको सामने से पिक्चर दिख रही है वो पिक्चर ये है कि सामने वाले ने फ्रॉड किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन ये पता था कि वो फ्रॉड बहुत समय से कर रहा था. जस्ट दैट के आसपास के जो लोग हैं जो आज अपने आप को धर्मात्मा पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये चीज सिस्टम बच गया. प्रोबेबली क्लीन कोई भी नहीं है. क्लीन कोई भी नहीं है. विश्वास किसी पे नहीं किया जा सकता, मेरा ये मानना है. राइट? आपका क्या टेक है सैंडी भाई? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? नहीं बिल्कुल यार, इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता. मतलब कि सिंपल सी बात है, हमारे क्रिप्टो है, हमें सेफ रखना है. और बाकी जो भी आ रहा है बात उसके आगे थोड़ी स्टेप जाएगी. जो भी इस इकोसिस्टम में आ रहा है कुछ प्रोडक्ट लेके, वो बिजनेसमैन की तरह आ रहा है. दे विल थिंक ऑफ देयर इंटरेस्ट फर्स्ट. ठीक है? अब अगर हम अपने को नहीं बचाएंगे तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, चाहे वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट करके हमें कच्चा चबाएं, या फिर जो उन्होंने अभी काम किए पिछले 3-4 जो इवेंट हुए हैं क्रिप्टो मार्केट में. सबसे बड़ी बात ये है ना, और गंदी बात भी है, अच्छी बात भी एक तरीके से, आई डोंट नो हाउ टू सी इट, कि रेगुलेशन के अंदर नहीं आता तो कोई भी कुछ करके चले आता है. अब वो एफटीएक्स का अगर सोचो आप, तो पहले उन्होंने बोला वो सैम का बाइनेंस के संग पंगा चल रहा है गंदा सबके सामने ट्विटर में, और वो बोले जा रहा है कि एफटीएक्स यूएस पूरा सेफ है. भाई इसमें कुछ पंगा नहीं हुआ, एफटीएक्स यूएस सेफ है. चलो एफटीएक्स वैसे अपने आप में घुसा पड़ा था, लेकिन वो वहां तक बोले जा रहा था कि एफटीएक्स यूएस सेफ है, सेफ है, सेफ है. उसके बावजूद तीनों का दिवालिया, जो भी उसके वेंचर अलामाडा, एफटीएक्स यूएस, तीनों का दिवालिया, बैंक्रप्सी को उसने फाइल कर दिया. तो ये लोग बोलते रहेंगे अपना फंड निकालने के लिए, अपने को बचाने के लिए. हमें अपने को बचाना है. मेरे ये सिंपल सा फंडा है. और जहां तक बात आती है कि जो मैंने बोला अच्छी बात भी बुरी बात भी, कि रेगुलेशन कुछ नहीं है, तो इनको लगता है कुछ भी कर लेंगे, कोई पकड़ना थोड़ना हमें.
अभी डो कौन कहाँ बैठा है कोई पता नहीं, वो कहता पार्टी करो आप मेरे साथ आके, जिसको इन्वाइट करूंगा पार्टी करो। पार्टी करेंगे तो यहाँ पे लूना का चूना लगा के चले गए लोगों को, राइट? एफटीएक्स वाले को सामने जाएगा, पुलिस ने पकड़ लिया उसका प्लेन, बोलेगा भाई मैंने क्या किया, तो रेगुलेटर तुमने तो रेगुलेट, मैं तुम्हारे अंदर आता ही नहीं रेगुलेशन के, बहामास में बैठा हूँ, उनको ऑफिशियल को पैसे दे दूंगा। सेम जैसे अभी गए भाई ने बताया कि ऑडिटर्स का सेम ऑडिट है हर जगह, तो ये रेगुलेशन के अंदर किस तरह आना है एक तरीके से। सैडी में आपने वो देखा, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें डो क्वान बैठा है और वो 2-4 यूट्यूबर्स बैठे हैं वो और जो कुछ और लोग लास्ट में वो भाग गया था सैम वहां से, वो उसकी कॉबी स्क्रीन वाला ब्लैक जो हो पॉडकास्ट था, कॉबी हाँ, ने जो किया था। कॉबी वाला। तो जो सैम भाग गया था शायद वो तो एडिटेड है, वो अच्छा। रियल वो नहीं था वो उसमें, एडिटेड है, वो वो एडिटेड है, एडिटेड है। क्योंकि वो मैंने लाइव देखा था, उस टाइम पे सैम नहीं था, सिर्फ उस दो अच्छा, टाइम कौन सैम था। नहीं था, मैंने भी उस देखा टाइम था। सैम हाँ वो एडिटेड था। था। लेकिन जो वो एडिटेड वाला है। था ना जिसमें वो कहता है डो क्वान को वो सजेस्ट कर रहा है, जो और बड़े सीरियस नोट जेल पे वो कह रहा है डो जेल इज नॉट दैट बैड मैन, इट्स नॉट दैट बैड। तो जो डो डो यस डो क्वान कह रहा है गुड टू नो मैन, गुड टू नो। मतलब वही है ना, डर नहीं है यार, मतलब देखो ना कोई भी गलत काम कभी नहीं करेगा, या तो डर ना हो या फिर पूरा ऑटोमेटेड हो। तो जैसे हमारा अब ब्लॉकचेन बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है, ठीक है, उसमें सब कुछ ऑटोमेटेड है कि ऐसा होगा तो इतना ब्लॉक रिवॉर्ड, इतने ब्लॉक्स के बाद ब्लॉक रिवॉर्ड आधा हो जाएगा, वो सब उसमें कोई हेराफेरी नहीं है, ठीक है। तो अब दो तरीके से इसको लेके आ सकते हैं, या तो रेगुलेशन, अगर तुम्हें हमारी कंट्री में ये चीजें करनी है तो इतना पैसा गवर्नमेंट के पास रिजर्व में जाएगा, ताकि अगर तुमने यूजर के साथ कुछ किया तो ये पैसा उनके पास वापस जाएगा, डिपेंडिंग ऑन देयर वॉलेट का जो भी स्नैपशॉट है। एक ये तरीका है। दूसरा, सारा का सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दो, उसको ऑडिट कराओ, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और एक कमेटी बनाओ डिफरेंट कंट्रीज के लोगों की, जो जो प्रोग्रामर्स हैं वो ऑडिट करेंगे उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कि इसमें एडमिन लीक तो नहीं कर सकता। एक टर्म है एडमिन लीकेज करके, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ड्रेन कर सकता है पूरा का पूरा सामान जो भी उसमें है, कॉइन्स को ड्रेन कर सकता है, अगर एडमिन के पास वो पावर है, किसी के पास भी पावर है उसकी, तो वो मेक श्योर करो, और फिर सारे की सारी चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करो कि हाँ इतना पैसा इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है जो कि इसके रिजर्व हैं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये दिखा रहा है कि इसके लाइबिलिटीज ये है, मतलब जो भी कंपनी का बैलेंस शीट है यहाँ पे अप टू डेट हो रही है, ऐसा कुछ करके उसको पब्लिकली अवेलेबल कराओ। और जब भी उसमें एक ऊपर नीचे बात होती है तो पब्लिक के सामने पूरा, तो या तो ऐसे कर लो या फिर पूरा रेगुलेट कर लो अगर सेंट्रलाइज तरीके से जाना है, लेकिन पेनल्टी होनी चाहिए बहुत बड़ी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज होनी चाहिए, तभी ये आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर मेन तो वही है कि डिसेंट्रलाइज तरीके से जाओ, और डिसेंट्रलाइज तरीके से ही जाना सही है। लेकिन अगर हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंज को रखना है साथ में, उनको आगे बढ़ना है, तो ये कुछ उनको काम करने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। अदरवाइज तो कोई, जब तक कोई पेनल्टी नहीं है तो सब मस्ती करते रहेंगे, कल के दिन कोई भी और भाग जाएगा। ट्रू। तो यहाँ पे एक चीज ये है कि आई मीन कोर जो क्रिप्टो का जो ब्लॉकचेन का जो फंडामेंटल है ट्रस्टलेस सिस्टम, तो अब आप ये सोचो कि जो भी सिचुएशन अभी हुई है उससे ये हालत आ गई है कि क्रिप्टो वाले लोग खुद मांग रहे हैं कि रेगुलेशन लेके हाँ हाँ, यस पहली बार एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, मैं ये देख रहा हूँ। एंड इनफैक्ट एंकर ने आज क्या हुआ, उसने सबको बुलाया था, तो उसमें 3-4 क्रिप्टो से थे, तो वो ये सोच रहा था कि सारे एक आदमी बोलेगा कि नहीं रेगुलेशन नहीं आनी चाहिए, कहता है सो देयर इज नथिंग टू आस्क नाउ, एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज। बट यू यार, नो अभी हमें शॉर्ट हाँ टर्म में लग रहा है। अब काशिफ भाई ये सोचो कि आपको याद है पहले भी बहुत, जब एक्सचेंज हैक्स होते थे, ये तो चलो फ्रॉड्स हो रहे हैं, दैट इज डिफरेंट, बट एक्सचेंज जब हैक होता था तो उस टाइम पे आई थिंक बिटकॉइन का किसी ने ये, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, किसी ने स्टार्ट किया था कि एक्सचेंज पे फंड्स हैं कि नहीं, वो फ्रैक्शनल रिजर्व वाला कंसेप्ट लेके आया था कि स्टार्ट विदड्रॉइंग। एक दिन ऐसा बनाया था कि वेयर यू विदड्रॉ ऑल द बिटकॉइंस फ्रॉम द एक्सचेंज, जैसे करके अभी भी वो दिन चलता है, यू नो, प्रूफ ऑफ कीज वाला जो है। तो अ, तो वही चीज क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम चीज मतलब अब हम लोग अभी जो एक्सचेंजेस के साथ अभी जो ट्राई कर रहे हैं ओबी के साथ या crypto.com के साथ, वो सारी वही चीज है कि हम एक तरीके से बैंक रन करने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक रन हो रहा है, एंड द ओनली वे टू प्रूव कि एक्सचेंज के पास फंड्स है कि हम लोग अपने फंड्स निकालें। बट हाँ, यू आर सेइंग कि हाँ ऑडिट्स हो, ये हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आए, जब तक वहां से ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, जनता के पास सिर्फ यही सोल्यूशन है कि अपने फंड्स विड्रॉ करके चेक कर लो कि हाँ भी सब कुछ 100% विड्रॉएबल है कि नहीं है, विच इज इन अ वे रॉन्ग। मतलब देयर हैज टू बी सम क्रेडिबिलिटी अगर हम किसी चीज पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो। अब रेगुलेटर्स को अगर हम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो रेगुलेटर्स के लेवल पे भी करप्शन है, ऐसा तो नहीं है कि बैंक्स में करप्शन नहीं होती। आप खुद ही केसेस देख लो, इंडिया में कितने बैंक्स हैं, कितने पैसा लोग लेके भाग गए हैं बाहर।
तो उस लेवल पे भी करप्शन है ही है. सो अगर रेगुलेशन इज नॉट द सोल्यूशन, इट माइट बी अ टेम्पररी यहाँ इंटरिम पे सोल्यूशन. रेगुलेशन सोल्यूशन तो कभी भी नहीं है. देखो हम हाँ. एक्चुअल में आई थिंक थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. एक्चुअल सोल्यूशन ब्लॉकचेन है. ब्लॉकचेन बेस्ड सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा. रेगुलेशन इज नॉट एक्चुअल सोल्यूशन. रेगुलेशन ये हो सकता है कि उसको बैकअप के तौर पे थोड़ा सिक्योर कर सकता है और उसको थोड़ा रेगुलराइज कर सकता है. लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा. आप रेगुलेशन ले आओगे लेकिन उससे वहां पे भी तो करप्शन है. दैट यू ऑलरेडी सेइंग. या या So I'm not अच्छा convinced by the regulations. अच्छा एक चीज बताइए सर. चलिए देखिए देखिए कभी भी एक्सट्रीम एक्सट्रीम कुछ नहीं होता है. हमेशा मैं कहता हूँ कि मिडिल पाथ. अगर कल को मैं आपसे पूछता हूँ सिंह साहब कि कुछ रेगुलेटेड डीफाई करके भी कोई चीज कभी हम देखेंगे कि जिसमें रेगुलेटेड फ्रंट एंड जो है वो रेगुलेटेड है. तो फ्रंट एंड रेगुलेटेड इन द सेंस के जैसे यूनिस्वाप है वो अप्रूव्ड है बाय से सपोज यूएस कल को बोलता है कि यूनिस्वाप इज ओके और डीवाईडीएक्स इज ओके से सपोज एंड दिस वन इज नॉट ओके मे बी. क्या आप ऐसा फ्यूचर बनते हुए देख रहे हो? क्योंकि कि जहां पे समझ में ही आ रहा है सिंह साहब आपकी बात से कि आप बेसिकली ये कह रहे हो कि यार एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो फंड्स है वो हमेशा कंट्रोल में होने चाहिए यूजर के. ये क्रिप्टो का एथोस है. मतलब ये बेसिक्स है. Right. जहां अगर उसके पास उसके फंड्स नहीं है तो प्रॉब्लम है. तब काउंटर पार्टी रिस्क आ गया. तो चलो इसका मतलब है डीफाई या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस. अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की क्या कभी आपको लगता है कि रेगुलेटेड डेक्सेस भी जैसी भी कोई चीज कभी फ्यूचर में बनती दिख रही है आपको? कभी ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी? सैंडी भाई आपको लगता है कि जैसे आप I सिंस यू आर इन कनाडा तो वहां पे जब जैसे फोरम्स में कभी ऐसी डिस्कशन सुनी हो कि हाँ डेक्सेस भी उनके फ्रंट एंड भी, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो रेगुलेट नहीं हो सकता, कोड ही रेगुलेशन है, लेकिन जो फ्रंट एंड है जहां पे स्वैपिंग चल रही है जिसको यूजर यूज कर रहा है, क्या वो रेगुलेट हो सकती है? Why not? Because JP Morgan ऑलरेडी काम कर रहा है उस पे. But I have heard कि JP Morgan ऑलरेडी रेगुलेटेड डीफाई लाने पे फोकस कर रहा है. तो कहीं ना हम्म. कहीं वो अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर डीफाई में आना चाह रहा है तो ऑब्वियसली वो रेगुलेटेड डीफाई में ही आना पसंद करेगा. राइट. तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें रेगुलेट होंगी फ्रंट एंड जिसमें इवेंचुअली अगर आज की डेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योर हो पाए और उसकी सिक्योरिटी को अगर ध्यान से रखा जाए तो आई थिंक वहाँ पे रेगुलेशंस काम हो सकती है. राइट. अब उसके लिए वो क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं या उनके पास क्या प्लान्स हैं, वी डोंट नो येट. बट इतना आई एम श्योर कि जेपी मॉर्गन कुछ कुछ ऐसा काम कर रहा है. इंस्टीट्यूट जब वो इंस्टीट्यूशनल डीफाई की बात करता है तो आप उसको रेगुलेटेड डीफाई बोल लो या इंस्टीट्यूशनल डीफाई बोल लो, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है आई गेस होने वाली है. सैंडी भाई आपका क्या टेक है इस पे? मेरा टेक ये है, जैसे अभी आपने कनाडा की बात की और मैं तो ओंटारियो में हूँ, कनाडा में स्टेट वाइज प्रोविंस से बोलते हैं. जी. तो गवर्नमेंट यहाँ पर इनके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं अगर आपको यहाँ पर एक्सचेंज को ऑपरेट करना है. फॉर एग्जांपल कि आप 25, 30, 50% का लेवरेज नहीं दे सकते अगर आप यूजर्स को ये ऑफर नहीं कर सकते. अगर कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी. तो इसके चलते यहाँ पे बाइनेंस में, ओंटारियो में बाइनेंस और एफटीएक्स में ट्रेड नहीं होता, लेवरेज ट्रेड नहीं होता यहाँ पे. राइट. पहले होता था, फिर नहीं होता अभी. तो ये एक तरीके से रेगुलेशन है, गवर्नमेंट बचा रही है अपने अपने उनको. तो मेरे हिसाब से डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, लेकिन कुछ लेवल का रेगुलेशन होना ही होगा, चाहे इतना ही रेगुलेशन क्यों ना हो कि अगर आपने इतने एक्स लेवल से ऊपर का अगर आप ट्रेड फॉर एग्जांपल दे रहे हो तो यू हैव टू कीप दिस मच सिक्योरिटी या ऐसा कुछ. और जब मैंने इससे पहले रेगुलेशन वाली बात की थी तो मेरा ये मतलब नहीं था कि रेगुलेशन होना चाहिए. आई गिव टू ऑप्शंस कि या तो रेगुलेशन आए या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के चलते कुछ हो. और सिंस हम एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर, हमको ईज चाहिए जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज से मिलती है कि हाँ भाई हम पैसा वहाँ इसलिए रखा हुआ है कि अगर आज ये टोकन नीचे गिर रहा है तो मैं इसको खरीद लूँ, या मुझे वो टोकन चाहिए तो वो मिल जाता है. लिस्टिंग बहुत फास्ट होती है तो मुझे वहाँ से टोकन मिल सकता है आराम से. तो और सेंट्रलाइज एक्सचेंज को मेरे हिसाब से नहीं खत्म कर सकते, चाहे ऐसे चाहे वैसे. तो फिर क्या ऑप्शन है? तो रेगुलेशन ऑप्शन है. रेगुलेशन में ये कि यार इतना सेफ्टी डिपॉजिट तुम्हें रखना पड़ेगा इफ यू वांट टू ऑपरेट इन आवर टेरिटरी, क्योंकि हमको अपने लोगों का सोचना है. ऐसा रेगुलेशन मेरे हिसाब से, बिकॉज यू डूइंग केवाईसी, यू डूइंग दिस, यू टेकिंग देयर गवर्नमेंट आईडीज. सो नाउ इट्स आवर टर्न टू आस्क यू फॉर समथिंग एंड दैट्स द डिपॉजिट वी आस्क कि इतने यूजर है तो पर यूजर का इतना, या बैलेंस के हिसाब से ऐसा कुछ रेगुलेशन आएगा.
सेंट्रलाइज में हो तब वो अच्छा बढ़ेगा, डिसेंट्रलाइज में फॉर श्योर रेगुलेशन तो कुछ ना कुछ होंगे जहां पर वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेवरेज का हो सकता है या कोई डेटा का हो सकता है, ऑडिट हो सकता है, ऐसे रेगुलेशन। तो मेरे हिसाब से ये रेगुलेशन अगर सिस्टम को ग्रो करना है, बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, या तो हम पीछे चले आए 2010 11 12 में जहां पे हमें पैसे से उतना मतलब नहीं जितना कि इसको सपोर्ट करने का है। अब ऐसा है नहीं, आप में हम सब अभी अगर आज की जनता देखी जाए तो क्यों आ रहे, अरे शिवा इनू में इतने रुपए लगा के इतने $1 का जाएगा, शिवा इनू बन जाओ करोड़पति, लाखों लाख। अभी यूट्यूब में सर्च मारो ना कैसे वीडियो चल रहे हैं कि और उनके व्यूज देखो आप, दैट विल टेल यू द साइकोलॉजी। अभी अरे यार अगर मैंने इतना पैसा लगाया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा रातों रात, इसने लिखा है पत्थर की लकीर है ये, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अभी हम पैसे के लिए आ रहे हैं, पैसा मतलब जो नई पब्लिक आ रही है जिनको नहीं पता पूरे इसके पीछे, तो वो दे वांट मोर टोकन्स सेंट्रलाइज एक्सचेंज में है। अगर उसको आगे बढ़ना है तो रेगुलेशन इज अ वे टू गो, नहीं तो मतलब अगर सेंट्रलाइजेशन के लिए रेगुलेशन वाला और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डिफरेंट रेगुलेशन जो बताया अभी आपको। तो ये मेरे हिसाब से मैं इसको ऐसे देखता हूँ, और बोथ कैन गो हैंड इन हैंड, एंड वी कैन नॉट ग्रो इन दिस whole thing, or crypto exchanges cannot grow in this like environment or ecosystem बोल लो, if they fight with the government. So they have to work with the government this way or that way. या तो हमको बता के करें सबके सामने कि ठीक है भाई तुम्हारा डेटा हम दे रहे हैं तो यू सपोर्टेड, या फिर बिना बताए वी डोंट नो राइट नाउ कि हमारा कितना डेटा गवर्नमेंट के पास है कितना नहीं है, राइट? तो इसको अगर ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो इट विल बी अ वेरी गुड विन एंड गुड थिंग फॉर दिस इकोसिस्टम दैट वी कॉल क्रिप्टो, ये मुझे लगता है। बट सैंडी भाई एक चीज बता, आप जैसे crypto.com का एग्जांपल अगर लो, सो उनके पास लाइसेंसेस हैं, और आई थिंक दिस इज crypto.com इज द मोस्ट रेगुलेटेड एक्सचेंज। हर कंट्री के, यूके के, यूएस के, सिंगापुर के, सब जगह पे उन्होंने प्रॉपर लाइसेंसेस लिए हुए हैं, ऑडिट्स हुए हुए हैं, उसके बाद भी ये हो रहा है। मतलब इतना तो सही बोल रहे हो आप, रेगुलेशंस रेगुलेटेड हैं। देखो दो तीन चीजें होती हैं, एक चीज कि आपने काम किया करके भूल गए, मान लो एक ऐप बनाई, ऐप के बाद कोई अपडेट हुआ नहीं, ओएस अपडेट होते जा रहा है, चाहे वो फोन का हो चाहे कंप्यूटर का, और आपकी ऐप अपडेट नहीं हो रही है। एक टाइम तक वो काम करेगी, उसके बाद आउटडेटेड रहेगी उस चीज की। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन और लाइसेंस उनके पास पहले थे, क्या हमें कहीं पर दिख रहा है पब्लिकली की ऑडिट रिपोर्ट क्या है क्वार्टरली बेसिस में? मेरे हिसाब से अगर कुछ इस टाइप से मिसिंग है अभी, जो होने चाहिए वो ये कि भाई क्वार्टरली या कुछ ऐसे ऑडिट हम पब्लिक के सामने आने चाहिए। और जो भी मिस्टेक की हमने बात की, जैसे अभी काशी भाई ने बोला भाई तू मेरी पीठ खुजला मैं तेरी पीठ खुजलाऊंगा वाली बात जो है ना, चोचो मसाले भाई वाली बात, तो वो ये गलत हो रहा है ना। अगर ऑडिट होगा साफ दिखेगा, खैर तो ब्लॉकचेन का डेटा ब्यूटी ऐसे बताया, ऐसा है कि सब कुछ दिखता है सामने, ऑन चेन डेटा ऐसा है कि सब कुछ दिखता है सामने, तो ये हमें पकड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये सामने से ऑडिट में आना चाहिए, या फिर पूरा उनका ही पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ अगर कुछ कमी है तो दैट शुड बी filled, the gap should be filled. हाँ मतलब जो अकाउंटिंग ऑडिट्स हैं बेसिकली, जो बाकी के ऑडिट्स हैं दैट इज डिफरेंट, तो आईएसओ स्टैंडर्ड है, ये सब वो अलग चीज है। बट हाँ जो अकाउंटिंग ऑडिट्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, और इनफैक्ट लफड़ा वही हो ट्रांसपेरेंसी रहा भी है नहीं, हाँ लफड़ा पैसों का लेके हो रहा है। काशी भाई कैन आई कमेंट हियर? गोविंद भाई बोल रहे हैं? हाँ जी गोविंद। हाँ गोविंद भाई एक सेकंड में आपसे पहले मैं अनुज भाई है यहाँ पे, एक बार उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अनुज भाई आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। अनुज भाई जो हैं ये फॉर्मर एम्प्लॉय हैं वजीर एक्स के, और अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता अभी क्या कर रहे हैं, वो भी ये अभी बताएंगे कि अभी ये क्या कर रहे हैं। बट मैं इनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि एक्सचेंज के इकोसिस्टम से निकल के आए हैं, ये कितना कितना बड़ा है ये अनुज, ये जो एपिसोड हुआ है? पहली चीज, एक इकोसिस्टम में ट्रस्ट को कितना हिलाएगा ये? एक एक एक्सचेंज जब चलती है तो वो शायद वो जैसे बैंक ट्रस्ट पे चलता है, ऐसी एक एक्सचेंज ट्रस्ट पे चलती है। क्या इसका इफेक्ट इंडियन एक्सचेंजेस पे आपको लगता है आएगा? और आपके हिसाब से क्या कदम प्रोएक्टिवली उठा लेने चाहिए इंडियन एक्सचेंजेस को, जिससे कि जनता को एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिले कि यार ठीक है, ये जो इनकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स आ रही हैं, एटलीस्ट ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो आई कि हाँ ये इनकी फाइनेंशियल हेल्थ हेल्दी है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट अनुज? थैंक्स काशिफ भाई फॉर हैविंग मी। सो सबसे पहले तो हाँ मैं वजीर एक्स छोड़ चुका हूँ अभी। मैं रिसेंटली आई हैव जॉइंड CoinW, ये एक ग्लोबल एक्सचेंज है, इसका कोई एज सच ओरिजिन नहीं है, एंड आई एम लीडिंग इट्स ऑपरेशन इन इंडिया।
So I'm heading that exchange particularly for Indian Indian users. वजीरेक्स मैंने छोड़ दिया था, वजीरेक्स को हो गया है 1 महीने से ऊपर, 2 महीने हो गए जब वो केस हुआ था बाइनेंस ओनरशिप का, तो आई लेफ्ट अराउंड दैट टाइम. सो काशिफ भाई, हमने एक चीज स्टार्ट की थी जब मैं वजीरेक्स ज्वाइन किया था आज से 1.5 साल पहले. तो वी केम अप विद द ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट. दो वो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ऑन चेन फंड्स या एग्जिस्टिंग फंड्स के ऊपर नहीं होती थी. वो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो हम लेके आए थे, वो लेके आए थे जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही है, वो कोलैबोरेशन था हमारा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ. और जिसमें हम जो एजेंसीज थी, आपकी एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, वो रिव्यू लेती थी हर दूसरे हफ्ते. मतलब वो हर, मतलब यू कैन से हाफ मंथली वो ऐसे हमारे से पूरा रिव्यू लेती थी और हम उन्हें दे भी देते थे. मतलब 100% हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन था. और हम खुद मैंने जाके कम से कम 4 से 5 स्टेट की जो साइबर पुलिस है और क्राइम ब्रांचेस है, उनको ट्रेन किया है ऑन चेन ऑफ चेन दोनों में, समझाने के लिए उन्हें. ये चीज हमने की थी. लेकिन यहाँ पे जब बात आती है ना रेगुलेशन की, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है रेगुलेशन जो होने वाला है, देखो क्रिप्टो इज नॉट अबाउट रेगुलेशन. वो रेगुलेशन वहां पे मतलब ही नहीं है हमें क्रिप्टो को. रेगुलेशन होगी कहाँ पे, जो कि सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज है, जो कि दे आर इन्वॉल्व इन क्रिप्टो और एनी ब्लॉकचेन एसेट्स. तो ये उनको रेगुलेट करना चाहिए. दूसरा, ऑब्वियसली अगर जो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हो रहा है या फिर ऑन चेन हो रहा है, वो विजिबल है. उसमें तो एजेंसीज हमारे जो रेगुलेटर आएगा उसको हेल्प करने के लिए एजेंसीज है, लाइक टीआरएम लैब्स, चेन एनालिसिस. उनके साथ आई थिंक उनको थोड़ा क्वाजी गवर्नमेंट एजेंसीज बना सकते हैं. वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कौन हमारे यहाँ पे रेगुलेटर आएगा. या फिर यूएस में सीएफटीसी आने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट हो गया है, समझो कि वही रेगुलेट करने वाला है. इंडिया में पता नहीं कौन आएगा. लेकिन जो एफटीएक्स का जो सबसे बड़ा जो कोलैप्स है ना सर, वो है लिक्विडिटी. जो लिक्विडिटी का गेम है ना, जो इस इकोसिस्टम में, अगर कोई सेंट्रलाइज एजेंसीज है, अगर वो लिक्विडिटी के साथ ही खेलता है, उसका बिजनेस ही लिक्विडिटी से है, तो सर जो एफटीएक्स वाला सीन है वो सबको पता है बहुत बड़ा है. और जो उसका रिपल है, जो उसका डोमिनो इफेक्ट है, वो इतना ज्यादा बड़ा है बहुत. सबसे पहले तो वो इम्पैक्ट करेगा आपकी एडोप्शन को. दे जस्ट किल्ड द एडोप्शन. जो जिस रफ्तार से एडोप्शन बढ़ रहा था, आपने खुद बोला कि 2022 में आपको लग रहा था कि अब तो भाई क्रेजी एडोप्शन होने वाला है, जब इंस्टाग्राम और बाकी जो सेंट्रलाइज्ड कंपनीज है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो इतना घुस गए थे इसमें. तो हमें लग रहा था भाई अब तो एकदम से वोल्केनो फटने वाला है, कि सब जगह क्रिप्टो क्रिप्टो, सब मेटावर्स पे आ जाएंगे, सब अपनी एनएफटीज बेचेंगे, सब यही होने वाला है. तो सर मैं बोलूंगा एडोप्शन क्रेजी वाला हो रहा था, सबको पता लग रहा था कि भाई एडोप्शन हो रहा है. लेकिन जो सेंट्रलाइज एजेंसीज हैं जो कि अभी क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, और हमें पता है कि जो क्रिप्टो बना है वो सेंट्रलाइज्ड जो एजेंसीज हैं या फिर जो सोवरेन एजेंसीज है, जो आज तक हमारी पैसे को कंट्रोल करती आई है, उसको हमें बाईपास करना था. लेकिन हम फिर से वही ट्रैप में घुस जा रहे हैं. और उसको ओवरकम करने के लिए रेगुलेशन सिर्फ इन्हीं के लिए आएगी सर. बाकी तो क्रिप्टो के लिए तो कोई रेगुलेशन एज सच आई डोंट थिंक कोई लेके आ भी पाएगा, क्योंकि फिर उसका जो एसेंस है, जो उसके फंडामेंटल्स है, वो खत्म हो जाएंगे. तो एफटीएक्स इंडीड कम से कम मैं बोलता हूँ 50 से 60% जो स्पीड था एडोप्शन का, वो ड्रॉप हो गया है. मैं तो बोलूंगा एकदम फ्लैट लाइन चली गई है, और ड्रॉप भी हो जाएगी, फ्लैट लाइन से नीचे आ जाएगी. तो मुझे लग रहा है 2020 में वापस चले गए हैं फिर से. इतना इतना बड़ा इम्पैक्ट है. 2020 में मैं कैनेडियन मार्केट कवर कर रहा था, वहां पे मैं क्रिप्टो ही कवर करता था. और वहां की जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे और जो उनके क्रिप्टो माइनर्स थे, जैसे ब्लॉकचेन हाइव, हट 8, बिटफार्म, जो कि नेस्डैक पे भी लिस्टेड है, तो उनको मैं कवर करता था. और मैं देखता था कितनी क्रेजी एडोप्शन थी. डिस्पाइट कि चाइना में बैन हुआ था, तब भी उन्होंने सब सारे जो उनकी चिप्स थी, जो i6 थे, जो उनके जितने भी जो माइनर्स थे, वो उन्होंने वो कर लिए थे, एक्वायर कर लिए थे. टेक्सास में हुए थे कुछ, और कुछ बाकी आपके कैनेडियन ये माइनर्स थे, उन्होंने किए थे. बाकी फिर रशियन हो गए थे, कजाकिस्तान यहाँ पे हुए थे. तो मतलब डिस्पाइट एक दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, पॉपुलेटेड कंट्री बैन कर रही है, उसके बाद भी वो सस्टेन कर रहा था. तो इस लेवल का एडोप्शन था. तो वो जो एडोप्शन था वो एकदम ड्रॉप हो गया है. दैट इज नाउ इन नेगेटिव, आई वुड से. Right, I understand, and thank you for your inputs. In fact, शुरू हो चुका है
अब जैसे कि आज एक वॉलंटरली सुमित जो कॉइन डीसीएक्स के को फाउंडर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी जारी करी है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की बताने की कोशिश करी कि किस तरह से एक्सचेंज के अंदर रिजर्व्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं। एंड सो समवेयर ऐसा नहीं कि ये हम यहाँ पे ट्विटर स्पेस कर रहे हैं तो एक्सचेंजेस के अंदर खलबली नहीं है या उनकी मैनेजमेंट इस टाइम नहीं, ये उनको पता है ये डोमिनो इफेक्ट है, ये ऐसा नहीं है होने वाला कि अभी तो ये शुरू हुआ है। ये जितनी भी एक्सचेंजेस, चाहे वो कूकॉइन है, ओकेक्स है, सारी की सारी एक्सचेंजेस पे इसका इफेक्ट आएगा और इसमें इंडियन एक्सचेंजेस भी अछूती नहीं रहेंगी। ये ट्विटर स्पेस भी इसीलिए हो रहा है। और किसी ने सुमित गुप्ता से ये नहीं बोला था भाई कि आज के आज ही ये प्रूव करके दे, उसने खुद एक ट्विटर थ्रेड डाल के दिया, तो उससे पता लगता है कि कुछ तो चल रहा है। आई डोंट नो कि वजीर एक्स, मैंने ये सवाल परसों वजीर एक्स और सबसे पूछा था, बट अभी तक अगर कोई एक्सचेंज पहली तो अभी यही आई है, बट आई एम श्योर कि इसमें बाकी एक्सचेंजेस भी आएंगी। आई एम प्रिटी होपफुल कि आनी चाहिए कि क्या चल रहा है, हेल्थ कितनी है। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब ये है कि यार अगर तुम्हारे यहाँ पे 1 मिलियन अगर तुम्हारे पे यूजर है और 1 मिलियन का अलग अलग क्रिप्टो उन्होंने तुम्हारे पास जमा किया है, रखा हुआ है, तो भाई उतना क्रिप्टो होना चाहिए तुम्हारे पास, बात खत्म। यही तो हेल्थ है। और जो तुम्हारी लाइबिलिटीज हैं, वो लाइबिलिटीज हैं जो जिसका तुम्हारे यूजर के फंड से तुम उन लाइबिलिटीज को तो नहीं कहीं पे ऑफ कर रहे, या तुमने कोई ओवर लीवरेज तो नहीं लिया हुआ है कहीं पे, इन अपने यूजर के फंड को कहीं इधर उधर मूव तो नहीं कर दिया, कहीं उसको कहीं स्टेकिंग या डिफाई के अंदर तो तुमने कहीं नहीं लगा रखा। ये क्लैरिटी चाहिए और ये क्लैरिटी मिलना जरूरी है, ये हक है। मतलब जो लोग एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट करके उस पर अपना गाड़ी कमाई को रख रहे हैं, ये उनको जानना उनका हक है कि भैया आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। बैंकिंग सिस्टम में बैंकिंग चार्टर्स है, टाइम टू टाइम रिपोर्ट आती रहती है, आप चाहो तो उनकी वेबसाइट पे बैलेंस शीट और ये सब चीजें चेक कर सकते हो, होती कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स हैं, बट फाइनेंशियल हेल्थ, मूडी की रेटिंग्स, बैंकिंग की रेटिंग्स, ये सब चीजें आपको फिर भी इनपुट्स मिलते रहते हैं। लेकिन इधर क्या, तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड इन रिपोर्ट्स की आपको ये मच नीडेड है। और अगर आपको फिर भी आप न्यू कमर हो, आपको डीफाई भी नहीं करना, डेक्सिस आपकी समझ में नहीं आता, मेटामास्क से आप अनकंफर्टेबल हो, मैं मान लिया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं सर हम क्रिप्टो छोड़ देंगे लेकिन हमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में मत समझाओ हमें, तो फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक्सचेंजेस पे स्टिल यू शुड नॉट हैव अ बिगर अमाउंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी गाड़ी कमाई को एक्सचेंज पे छोड़ रखा है, कम पैसा लगाओ, राइट, एंड ट्राई टू एटलीस्ट लर्न वॉलेट्स, राइट, सेल्फ कस्टडी, बिकॉज दैट इज द एसेंस। बिकॉज आप गोल्ड रख के लॉकर में रखते हो तो उस लेवल का अभी ट्रस्ट इस इकोसिस्टम में नहीं है, हाईली अनरेगुलेटेड है। तो गोविंद भाई आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद आई थिंक विल रैप इट अप, लास्ट में 1 और 2 क्वेश्चन, बिकॉज सैंडी भाई भी मेरे को लगता है 1 घंटे से हैं। थैंक यू वेरी मच सैंडी भाई आपकी पेशेंस के लिए, एंड गैरी भाई भी। तो गोविंद आपका सवाल क्या है, अगर सैंडी भाई से या गैरी भाई से, तो जरूर प्लीज। गोविंद भाई अनम्यूट कर दिया। गोविंद भाई आपका आपका सिग्नल वीक है कुछ वहां पे, उस एंड पे, तो आई एम नॉट एबल टू हियर यू। एपोकिल हाँ जी। एपोकिलिप्स, आप सुन पा रहे हैं? यस यस। हाँ हेलो काशिफ भाई। हाँ थैंक यू। मैं एक्चुअली गोड्डा से हूँ, झारखंड, जहाँ से मेरे सांसद आते हैं निशिकांत दुबे। तो ओके। उनका अपने पार्लियामेंट काशिफ भाई, में can you hear me? बहस भी सुना था। हाँ गोविंद भाई आपका सिग्नल कुछ वीक था, तो हाँ। आपका कुछ अगर एपोकलिप्स में आपसे 1 मिनट, सॉरी अभी पूछता हूँ, आपका ओके कुछ ओके। सवाल था हाँ, गोविंद मेरे भाई? को कुछ आपका इनपुट देना था। ठीक है, उनसे आप बात कर मेरा लो पहले। एक पॉइंट था, आई वांटेड टू शेयर, आई डोंट नो इफ आई एम ऑडिबल इनफ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, so my point is there's nothing decentralized about a regulated thing. तो जब हम regulations की बात कर रहे हैं, because we have fallen flat on our face when we use crypto and Web3, तो हम बोलते हैं इसको regulate कर दो, लेकिन regulate करने से regulation में आप trustless system कैसे बनाओगे? You have to trust somebody, right? You are trusting a regulator. तो its immediate solution is not possible and we are looking for an immediate solution.
तो probably we have to give it some time, और जैसे शायद के पहले किसी ने point बोला था, we have to invest in making decentralized solutions first and then we should go ahead in it. लेकिन अगर अभी से हम रेगुलेशन की बात करेंगे तो there will not be a trustless system. हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रेगुलेशन एक बहुत ही शुरुआती दिनों में इस इंडस्ट्री को बिल्कुल इनोवेशन को किल कर देगी, इनोवेटर्स भाग जाएंगे और इसको सिर्फ एक वॉच डॉग की जरूरत है, एक सैंडबॉक्स अरेंजमेंट चाहिए। अगर बहुत टाइट रेगुलेशन कर देंगे तो इनोवेशन विल गेट किल्ड। यही प्रॉब्लम होती है शुरुआती दिनों में इंडस्ट्री की। तो और इसमें भी रेगुलेशन किसकी? तो रेगुलेशन जो इस प्रोटोकॉल के ऊपर लोग चीजें बना रहे हैं। तो रेगुलेटरी अगर आप प्रोटोकॉल की रेगुलेशन पे आ जाओ तो वो गलत अप्रोच होगी, राइट? इट्स लाइक कि आप इंटरनेट को रेगुलेट कर रहे हो, आप उसके ऊपर जो गलत चीजें बन रही हैं या डैप कोई बना रहा है और या कोई सेंटर कोई लेंडिंग प्रोटोकॉल बना रहा है C5 की कोई चीज बना रहा है, स्टेकिंग और लेंडिंग और चैलेंज कर रहा है कि जी एफडी से ज्यादा रिटर्न देते हैं, C5 में हम डबल डिजिट का रिटर्न देते हैं, ठीक है? और इस तरीके से अगर वो प्रोमिस कर रहा है तो वो डेफिनेटली सिक्योरिटीज के अंदर आ जाता है और उसके लिए रेगुलेशन ऑलरेडी क्लियर है और वो होनी भी चाहिए। एपोकेलिप्स सवाल थोड़ा जल्दी पूछेगा। नहीं, मैं चाहता हूँ सुमित गुप्ता जी को ऐड कर लीजिए, वो अच्छा, सुमित गुप्ता जी, अरे ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, कमाल है। पॉइंट डिस्क मैं नहीं पूछ रहा हूँ, प्लीज उनको ऐड कर हाँ, लें। उनको ऐड कर लेते हैं। जी, ये तो आपने अच्छा दिखा दिया, मुझे तो वो दिख नहीं रहे थे। नहीं, वो वेट कर रहे हैं, शायद वेब कर रहे थे। प्लीज उनसे कुछ सवाल पूछिए जरूर, हम अच्छा, लोग के दिया से। चलिए फिलहाल तो अरे सुमित भाई आ गए, क्या बात है सुमित भाई, अभी तो याद कर रहे थे आप। यार कमाल है। सैंडी भाई आप बताओ, आप गवाह हो ना, अभी याद कर रहे थे कि नहीं ने? बिल्कुल बिल्कुल यार, याद कर रहे थे 100%। सैंडी भाई हैं, गैरी भाई हैं, तो यार ये तो कमाल हो गया। अरे सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। ट्विटर पे दूसरा चल रहा है ना जो FTX सागा, जिसमें 30,000 लोग हैं, तो मैं वो देख रहा था अभी। एंड देन आई थॉट अपने इंडिया वालों का भी चल रहा है तो ये वाला जो करते हैं यार देखो, वो वाला जो है ना, वो मैं भी गया था उसमें, लेकिन वहां वो उस 30,000 लोग सुन रहे हैं प्लस अच्छा है वो, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। बाय द वे वहां एलोन मस्क और सीजी वगैरह गए थे। तो हमारा यहाँ पे फोकस थोड़ा ये था सुमित भाई के अब एक्सचेंजेस को क्या करना पड़े। पहले तो इसका ये कितना बड़ा है सुमित, एज एन एंटरप्रेन्योर, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू के आप टुडे स्पेस में आए एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट इज रिक्वायर्ड यार। जैसे सीजी की एक बात अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है इनफैक्ट, वो ना भागता नहीं है चीजों से, वो कहता ठीक है यार, प्रॉब्लम है, आई एम हियर, आस्क मी। जैसे ट्विटर स्पेस में भी ही वाज देयर, ही वाज कमिटेड टू आंसर थिंग्स which are still uncomfortable for him at times. So what is your take, Sumit? What is the scenario right now? How big it is? क्या चल रहा है दिमाग में? नीरज के साथ बैठ के इस वक्त 2-3 दिन से क्या बातें चल रही हैं और किस तरीके से देख रहे हो कि यार ये इकोसिस्टम को हिट करेगा? काफी लोगों का कहना डोमिनो इफेक्ट है, ये पहुंचेगा यहाँ, सबके पास पहुंचेगा ये। मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो पिछले 2-3 दिन से तो मतलब यही चलता रहता है दिमाग में। आप सोते हो ना तो उसके पहले यही चलता रहता है, अब क्या होगा। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत सैड है। मतलब FTX है, मतलब ऑनेस्टली मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता था। सॉरी, कॉल आ गया था। हाँ, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता था, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लाइक आई वाज शॉक्ड। आई रिमेम्बर रात के 10-11 बजे के ट्वीट है। आई वाज इन द ऑफिस, टीम वालों से बोल रहा था, एंड देन आई वाज लाइक फक, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो वही है, मतलब मैं भी सरप्राइज में हूँ। और ऐसे इवेंट से बहुत नुकसान होता है इंडस्ट्री को, ट्रस्ट खराब होता है, एंड बहुत डोमिनोज इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब आई थिंक अच्छी चीज मैं ये देख रहा हूँ कि एटलीस्ट अब ना लोग इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। मतलब मैं ट्विटर पे देख रहा था, लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप अपने प्राइवेट वॉलेट में लेके जाओ, वो सब करो, तो एटलीस्ट पीपल आर अवेयर। तो ऑल ऑफ दोज आर गुड थिंग्स। मैं तो, लोग मेरे से पूछते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि अपने कोल्ड वॉलेट में, लेजर वगैरह में, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, ट्रेड नहीं करना चाहते, रखो, सेफ रहेगा। तो आई थिंक थोड़ा लोग भी संभलेंगे। एंड बट ओवरऑल लाइक वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी व्हाट्स हैपनिंग। थोड़ा एज अ फाउंडर इन दिस स्पेस बहुत टेंशन भी होती है कि आप कैसे, मतलब वो जो लेवल होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है
कि इंडियन एक्सचेंजेस हाउ कैन दे रेज द बार, तो वही करने में लगे रहते हैं। मैंने कल एक ट्वीट डाला था, परसों एक ब्लॉग पर पब्लिश किया था, आज एक ट्विटर थ्रेड डाला था। तो 2 दिन से तो मैं वही कर रहा हूँ कि और क्या कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रिजर्व पे भी डिस्कशन चल रहा है, सैटरडे संडे टीम काम कर रही थी, ठीक है। तो वही सब चलता रहता है काशिफ भाई अभी तो, और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे नीरज के साथ कि और क्या कर सकते हैं बेटर, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। आपका जो ये प्रूफ ऑफ रिजर्व की जो बात सीजी ने सबसे पहले शुरू करी कि प्रूफ ऑफ रिजर्व होना चाहिए, तो क्या इससे पहले आई एम श्योर कि ये बात तो पब्लिक में पहली बार आई। आई एम श्योर कि ये प्रूफ ऑफ बात रिजर्व तो प्रूफ बहुत ऑफ रिजर्व कॉमन है, वाली बात तो बहुत कॉमन कॉमन हाँ। चीज है जो जो पहले से सब लोग फॉलो कर रहे होंगे आई एम श्योर। और यहाँ पे जो जनता सुन रही है उनको आप बता सकते हो कि एक्चुअल में प्रूफ ऑफ रिजर्व का मतलब क्या है एंड हाउ यू गाइस मेंटेन इट, ठीक है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इट? So proof of reserves क्या होता है, मतलब वो एक proof of reserve is basically a proof that you actually control at least those amount of particular assets, आपके कंट्रोल में उतने assets उस पर्टिकुलर कॉइन के आपके पास हैं, वो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स होता है, ठीक है। आपके पास कितने BTC कितना पड़ा है, ETH कितना पड़ा है, और एक चीज और जो मैंने अपने उसमें लिखी थी थ्रेड में, कि प्रूफ ऑफ लायबिलिटीज भी एक जरूरी है, कि जिससे ये प्रूव होता है कि आप उससे ज्यादा ओन ही करते हो उस पर्टिकुलर एसेट का कस्टमर्स को। तो सिर्फ मतलब मैं भी इसके बारे में और लोगों से बात कर रहा हूँ, बट मेरे को लगता है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व स्टैंड अलोन इतना ज्यादा काम का नहीं होगा। आपको लायबिलिटी भी बतानी पड़ती है कि आपके पास अगर 15,000 बिटकॉइन है और अगर आप कस्टमर को 14,000 वो करते हो, तो आप अच्छे पोजीशन में हो। बट अगर आपके पास 15,000 बिटकॉइन, आप कस्टमर्स को 20,000 वो करते हो, तो आप देन इट डजंट मेक सेंस एंड देन यू आर इन अ बैड सिचुएशन, राइट। तो वो प्रूव करना पड़ता है कि आप के पास जो रिजर्व्स हैं और आप कितना ओ करते हो कस्टमर्स को, लाइक जो डिपॉजिट्स हैं, राइट, वो रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो हम तो उस पर भी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि हाउ कैन वी यूज दैट रेशियो एंड पब्लिश दैट इन्फॉर्मेशन टू द कम्युनिटी, सो दैट थिंग्स आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। एंड आई थिंक इसीलिए मैं बार बार लाइक आई थिंक द रीजन व्हाई आई फील दैट रेगुलेशन आने चाहिए, बिकॉज ये सारे गाइडलाइंस ना, आपको कैसे कोई किसी तरीके से काम कर रहा है, कोई किसी तरीके से काम कर रहा है, सारा स्टैंडर्डाइज हो जाता है फिर। आपको सबको पता है कि अच्छा सारे एक्सचेंजेस ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, एंड देन बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, सबको पता है क्या रूल्स हैं, कैसे ऑपरेट करना है, वो सारी चीज़ें करनी। जब वो नहीं होता तो फिर ये सारी प्रॉब्लम आपको अपने एंड पे बनानी पड़ती हैं। आप यू हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ फ्रॉम द रूट, एंड आई कैन टेल यू एज अ फाउंडर, इट्स नॉट ईजी। एक्सचेंज चलाना मतलब उसमें सिर्फ एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ ऑर्डर मैचिंग इंजन नहीं होता, उसके अलावा 50 चीजें आसपास की होती हैं, वो पूरा बनाना। उसके ऊपर से आप फिर ये भी चीजें बना रहे हो। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग, कि अभी टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ऑक्टो वगैरह पे काम चल रहा है। अब उसमें वो सबके ऊपर आप फिर ये चीजें प्रायोरिटी में आती हैं, राइट। तो आप कैसे उसको करते हो? अगर वो क्लियर गाइडलाइंस होंगे, आपके पास 50 सेट ऑफ रूल्स हैं, फॉलो करने हैं, तो सब करेंगे। तो बिना उसके फिर थोड़ा बहुत मेहनत मशक्कत हो जाती है कि अच्छा ये भी करना है फिर और वो पता भी नहीं कि वेदर गवर्नमेंट विल बी ओके विद दैट अप्रोच और नॉट। तो आपको खुद से स्टेप लेके आपको बनाना पड़ता है, इन दी होप दैट ओके दिस इज समथिंग दैट विल इवेंचुअली बी यूजफुल फॉर द कम्युनिटी एंड फ्रॉम अ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो यहाँ पे कासिफ भाई, थैंक यू सो मच इस पॉइंट के लिए यार। यहाँ पे कासिफ भाई मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो हम बात कर रहे थे ना पहले रेगुलेशंस की, तो रेगुलेशन जैसे सुमित भाई ने बोला, यहाँ पर एक्सचेंजेस के लिए इट विल वर्क एज अ लेट्स से गाइडलाइंस और गाइडलाइंस बुक आई शुड से, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हाँ, हमें भी प्रोसीजर्स, चाहिए राइट? ना, वी ऑल्सो वांट सम सेट ऑफ गाइडलाइंस टू फॉलो। एग्जैक्टली। तो जो रेगुलेशन की बात होती है वो ब्लॉकचेन के लिए या किसी नए कॉइन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने अब बात की थी कि इनोवेशन के लिए हो जाएगा। इनोवेशन के लिए नहीं होगा, क्योंकि इनोवेशन हम जो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि एक्सचेंज अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज अपने ढंग से काम कर सकें। दे गेट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, दे प्रोवाइड स्टफ टू गवर्नमेंट, वट एवर गवर्नमेंट नीड्स फ्रॉम देम, लाइक टू ऑपरेट, फॉर देम टू ऑपरेट प्रॉपरली एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक, राइट? तो रेगुलेशन है एक्सचेंजेस के ऊपर, नॉट क्रिप्टो के ऊपर या ब्लॉकचेन के ऊपर। नॉट जस्ट एक्सचेंजेस। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा संडी भाई, इसमें ना एक्सचेंजेस आप बेसिकली क्या होता है ना, रेगुलेशन जैसा मेरा मानना है कि रेगुलेशन आपका एक बार में सारी चीजें नहीं आएंगी। जो मैं 50 रूल्स की बात कर रहा हूँ वो एक बार में तो आएंगे नहीं, राइट। उसमें लग जाएगा 1.5-2 साल। बट आप 1.5-2 साल वेट भी नहीं करना चाहते। आप क्या चाहते हो कि बेसिक गार्डरेल्स बना दो, आप बेसिक गार्डरेल्स बना दो कि ये गार्डरेल्स के अंदर आपको ऑपरेट करना है।
अगर आप इंडिया में एक्सचेंज चला रहे हो तो आपको एक ये पर्टिकुलर बॉडी का रजिस्टर करना पड़ेगा. दे विल बी ऑन टॉप ऑफ यू टू मॉनिटर व्हाट यू ऑल एक्टिविटीज यू आर डूइंग. अभी जैसे प्रूफ ऑफ आप, अभी आपको एक चैलेंज बताता हूँ कि ऑडिटिंग वाली बात होती है. इतना इजी, आप बिग फोर से ऑडिट कराना चाहते हो, बट बिग फोर ऑडिट करना नहीं चाहते आपको, बिकॉज उनके यहाँ पे चलता है मैंडेट कि नहीं, वी विल नॉट ऑडिट क्रिप्टो फर्म्स. वो मैंडेट है. अब वो सब चैलेंजेस में आप कैसे बिग फोर को आप आप ला सकते हो. तो अगर मान लो आपके पास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कि सुपरवाइज कर रही है सारे प्रोजेक्ट्स को तो फिर आपको पता है कि अच्छा ये एंटिटी है, ये अथॉरिटी है जिसने देख रखा है, देन ऑल द कस्टमर्स आर बेसिकली कैन बी मोर कंफर्टेबल, राइट. एंड बहुत फास्ट हो जाता है उससे चीजें. जो एक्सचेंजेस हैं वो एक चीज है, बाकी कोई प्रोजेक्ट है तो मैं एक चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि जितने भी इंडिया से प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं, प्रोटोकॉल्स निकल रहे हैं, वो सारे इंडिया के बाहर रजिस्टर होते हैं, इंडिया के बाहर चलाते हैं. वो इंडिया के अंदर क्यों नहीं आ सकते? अगर वो एंटिटी कोई अथॉरिटी होगी तो उनके साथ आप रजिस्टर करके फिर चलाओगे ना. एंड देन आप सुपरवाइज रहोगे, आपको पता रहेगा. आप कुछ भी करने से पहले आप पूछोगे कि मतलब इज दैट अलाउड और नॉट. तो वो सैंडबॉक्स जो एनवायरनमेंट होता है वो सारी चीजें होती हैं, और उसमें कई आंसर आपको भी नहीं पता होंगे, मुझे भी नहीं पता होंगे, उनको भी नहीं पता होगा. बट आप जब साथ में आपके पास कोई होता है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, इवन दो इट्स इन अर्ली फेजेस, तो आप साथ में बिल्ड कर सकते हो उनको, आप साथ में उनके साथ में आप क्रिएट कर सकते हो चीजें बहुत. तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत जरूरी चीज है जो कि जल्दी मतलब आ जानी चाहिए. एग्जैक्टली, एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क लेके कीपिंग पीपल इंटरेस्ट इन माइंड, उसके बाद सीआई या फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हम करते जाएंगे उसके ऊपर. मतलब गवर्नमेंट की हेल्प से ना फिर इंडस्ट्री को परेशानी होगी ना पब्लिक को परेशानी होगी, एंड वी कैन कीप एडिंग. अच्छा, अगर आप इतना इतना बिलियंस का पैसा मैनेज कर रहे हो तो यू शुड हैव दिस मच रिजर्व फॉर द यूजर, पर यूजर का इतना इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें उसमें. तो ये रेगुलेशन ऐसे हेल्प कर सकता है क्रिप्टो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को. बाकी आप एक एक करके निकाल दो. मतलब अगर सारी चीजें एक साथ में निकलनी पड़े, अगर स्टेप बाय स्टेप भी धीरे धीरे लाइक होता हर चीज जाएगा ऐसे ना, बिल्ड तो वो होती भी है, मिस्टेक ओवर होती है 1 उसको ईयर. इम्प्रूव करते हैं, हाँ. राइट. सुमित भाई, जी. नीरज भाई के साथ एक बार तो चाय के टेबल पे ये बात जरूर बोली होगी, देखा ना यार, अच्छा डिसीजन था हमारा, टोकन नहीं लाए, और हंसे होगे उसके बाद. ऐसा हुआ? पता मतलब लोग बोलते रहते हैं. उस दिन आपने ट्वीट डाला था तो मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, वो फिर बाद में कनेक्ट करते हैं लोग. बट लाइक हमारा तो बहुत क्लियर था पहले से. वो ये इधर लाइक टोकन में पढ़ना ही नहीं है. मतलब वो बहुत डीएनए, डिफरेंट डीएनए होता है, और वो शॉर्ट लाइक अच्छा होता है कि मतलब आप इन सब चीजों से दूर रहो, आप बिल्डिंग पे फोकस करो, आप प्रोडक्ट बनाओ अच्छा, है ना. वो ज्यादा लाइक हमें, हमारा क्लियर है, हमें वो ज्यादा अच्छा लगता है रादर देन टोकन है, फिर टोकन ऊपर नीचे जा रहा है, आप बिल्ड करे जा रहे हो, और टोकन कुछ भी कोई रिलेशन नहीं है. आप अच्छा काम कर रहे हो, टोकन अच्छा चलेगा, कोई रिलेशन नहीं है. दैट इज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इन ऑल ऑफ दैट. एंड बहुत सारे कॉन्स भी होते हैं, बहुत सारे. एंड हमारा एक रीजन ये भी था कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट के साइड से, हमारा बहुत क्लियर है, हमें इंडिया मार्केट में डीप जाना है, इंडिया मार्केट में इकोसिस्टम को आके लेके जाना है. तो जब तक इंडियन गवर्नमेंट से क्लैरिटी नहीं आएगी तो हम कैसे कर सकते हैं. फ्रॉम अ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्रॉम आवर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर नॉट एक्साइटेड अबाउट कि टोकन है, टोकन ऊपर जा रहा है. जब कभी रेगुलेट होगा और वहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस आएंगी कि आप ऐसे से कर, तब करेंगे. अदरवाइज बहुत मतलब शॉर्ट टर्म में कोई चीज नहीं करनी है हमें. लाइक अभी हमें लगता है कि मान लो अगर टोकन वगैरह में करेंगे तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे. बेटर है कि अच्छा प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दें. आई थिंक वो ज्यादा काम आता है. तो नीरज से स्पेसिफिकली इस बारे में ऐसी बात चल रही थी आपकी ट्वीट देखने के बाद. बट हमारा तो लाइक स्टार्टिंग से ही बहुत क्लियर है इस बारे में. जैसे सुमित भाई, जैसे आप ये ब्लॉग डाला है, उसमें पूरा प्रूफ ऑफ रिजर्व का बताया. मैं देख रहा हूँ टॉप 10 जो कॉइन्स हैं, जितना रिजर्व है उतना, मतलब जितनी लाइबिलिटी है और रिजर्व का रेशियो 100% है. मतलब ऊपर नीचे नहीं है टॉप 10 कॉइन्स का. तो सपोज जितनी ये रिपोर्ट्स आएंगी, इस तो आर दिस रिपोर्ट ऑडिटेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसीज, और वो भी काफी क्रेडिबल वो एजेंसी, उसी मतलब पे काम चल रहा है, उसी पे काम चल रहा है. मैंने टीम को बोला है कि हम्म, थोड़ा प्रायोरिटाइजेशन ऊपर नीचे करो आप इसको. रियल टाइम अगर हम कर पाते, जैसे अभी तो हमने ये वाला तो मैंने खुद ने देखा है. लाइक आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड ओवर द वीकेंड खुद से भी देखा है. जो ऑडिटेड वाला है ना, उसको अभी हम लोग करवा रहे हैं, बात कर रहे हैं. एंड देन इसमें द थॉट प्रोसेस इज कि इफ वी कैन पब्लिश दिस इन रियल टाइम, सो दैट
एनीवन कैन सी। तो उस साइड में कुछ थॉट्स चल रहे हैं, एक बार वो कॉन्क्रीट हो जाएगा तो और कम्युनिटी को अपडेट करेंगे, बट वी आर प्रीटी सीरियस अबाउट दिस, एंड the team is already on top of it, so that at least from a community point of view they are assured कि their funds are completely safe with CoinDCX. एंड उसके अलावा भी एक दो चीजें और कर रहे हैं विच आई विल प्रोबेबली डिस्कस इन सब्सिक्वेंट डिस्कशंस, बट वो भी अगर फीजिबल होता है तो वो चीजें भी करेंगे ऑन टॉप ऑफ दिस राइट। इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंसी। गैरी भाई, आपका कोई सवाल मैं या कुछ ओपिनियन जो सुमित भाई से पूछना हो? सुमित भाई, मेरा आई अंडरस्टैंड कि हाँ, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जरूरी है कि पता होना चाहिए कस्टमर्स को कि कि रिजर्व्स हैं कि नहीं। बट मेरा थोड़ा सा शायद नाइव से सवाल है कि लेट्स से प्रूफ ऑफ रिजर्व तो चलो एक बात है, you have enough funds to cover customer deposits, but as an underlying company, if that exchange goes bankrupt because of other reasons, then what happens? क्या वो user funds, can they seize those funds, can they recover the bankruptcy? उसके अराउंड क्या laws हैं कि or will they refund all the deposits back to the customer? क्योंकि I don't know, terms and conditions contracts बहुत ज्यादा legal worded होते हैं. So are there any such terms and conditions कि if the underlying company goes bankrupt, then what happens? If the underlying company goes bankrupt because of some hack or something, Yeah, whatever the case may be, कि आपकी कोई और अपने कंपनी में एसेट्स तो होते ही है ना, कंपनी में आपके पास कैश रिजर्व्स होता है, बैलेंस शीट होती है, हमारे पास बैलेंस शीट में मतलब इनफ, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, बट लाइक इनफ है कि केस राइट, इफ एनीथिंग हैपेंस तो यू विल यूज दैट, बट या मतलब external to your to the external to crypto that crypto you also, have, we have a अगर कोई fairly और strong इन्वेस्टमेंट्स balance हैं, sheet, मतलब a significant portion सब्सटैंशियल होता है। आपको पता है कि मतलब ऑब्वियसली लॉट ऑफ फंडिंग वगैरह के बारे इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक है ही, राइट? तो यू हैव सिग्निफिकेंट वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हमारे एंड पे है। हालांकि हम वो रिस्क लेते ही नहीं, हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ फंड्स आर पार्क्ड इन कोल्ड वॉलेट, तो वी डोंट इवन टच दैट। तो उस हिसाब से इंश्योर करते हैं, बिकॉज आप लाइक फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू इज वन थिंग, बट फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू यू नो राइट हाउ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। तो बहुत चिंता हमें भी होती है अपने एंड पे, बिकॉज आप इंडिया में हो, इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो, आपको एक्सचेंज चला रहे हो, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज एंड यू डोंट वांट टू टेक सच काइंड ऑफ रिस्क। तो मतलब हाँ, मेरा सवाल डायरेक्टली CoinDCX से नहीं था, मेरा जनरल सवाल था कि कोई और मान लो कल बाइनेंस बैंकरप्ट हो जाती है, देन इवन इफ दे आर शोइंग कि हाँ उनके 1-to-1 रिजर्व्स हैं, तो क्या कस्टमर्स अपना फंड वहां से निकाल पाएंगे? इसीलिए तो हम लोग इसलिए तो ये भी चीज कर रहे हैं, जो लाइक द थिंग दैट वी आर आल्सो प्लानिंग, कि उसमें कंपनी का बैलेंस शीट कितना है ना, फॉर एग्जांपल हाउ मच फंडिंग यू हैव, हाउ मच INR यू हैव, हाउ मच फिएट, उसके अराउंड कर सकते हो। हालांकि पब्लिक कंपनी होती है तो बहुत इजी होता है, अब एक्सचेंजेस तो पब्लिक है नहीं, राइट? तो तब पब्लिक होते तब बहुत इजीली इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको क्वार्टरली बेसिस पे। बट ये चीज हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ प्रोएक्टिवली, एज लॉन्ग एज व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन वी कैन शेयर ट्रांसपेरेंटली विद द कम्युनिटी, वी वुड लाइक टू डू दैट। तो अगले 1-2 महीने के अंदर आई थिंक इस पे अच्छा खासा फोकस रहेगा, एंड 2 महीने है, 1.5-2 महीने तब तक काम कर रहे हैं इस पे। बट मैं आई एग्री, मतलब अगर मैं भी एक कस्टमर हूँ तो मेरे साइड मुझे पता है कि मतलब एज अ कस्टमर मतलब व्हाट ऑल थिंग्स आई वुड लाइक टू सी, उनका हक बनता है कस्टमर्स का पूछना, राइट? उनका हार्ड एंड मनी एक्सचेंजेस पे है, अलग अलग जगह है, और मैं तो मतलब इसमें बिलीव करता हूँ कि मतलब मैं खुद भी CoinDesk का कस्टमर ही हूँ, तो व्हाट ऑल थिंग्स आई वुड लाइक टू सी इन एन एक्सचेंज, हम अगर वो कर पाए तो बेटर ही है ना। मतलब इट्स गुड फॉर from a community point of view, from a trust building point, and for CoinDesk also business भी अच्छा होगा अगर आप openly transparently आप शेयर करोगे, तो उसी पे करते रहते हैं। बस वही होता है कि you can do certain things, तो आपको प्रायोरिटाइजेशन देखना पड़ता है कि क्या चीज कब पिक करना है। बट पॉइंट टेकन, आई थिंक इस पे, और मैं 2 दिन से यही सोच रहा हूँ कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो अभी तो वही ब्लॉग वगैरह पब्लिश किया है, थ्रेड डाला है, इसके अलावा भी अभी 1 हफ्ते और इस पे टीम से डिस्कशन होगा इस आने वाले वीक में। और आपके कोई भी ultimately it's all about trust. Just one anything that any customer also has any thoughts, ideas, because I have started interacting, generally time नहीं मिलता, but थोड़ा मैं ट्विटर वगैरह ज्यादा कर दिया to understand what the community is feeling. Probably would want to plan an open house also, but
अगर कोई सजेशंस है तो आप लोग डीएम वगैरह पे मेरे को भेज सकते हो, सो एटलीस्ट आई गेट टू नो दैट ओके व्हाट आर द थिंग्स दैट कस्टमर्स वांट टू सी, एक्सपेक्टेशन क्या है, तो वो फिर आपके दिमाग में भी आइडिया फिर आते रहते हैं ना, तो वो है। I think it's a brilliant initiative. It's a very good initiative. अगर जो पब्लिक है उसके भी ओपिनियंस और जो थॉट लीडर्स हैं, हम लोग अपन को भी इंडियन जो ये एक्सचेंजेस करना इतना है, बड़ा, तो इंडियन एक्सचेंजेस के लिए अगर कुछ भी कर हाँ सकते हैं ना आप, वो बताते जाओ, बिकॉज हाँ आपको हाँ लाइक अगर वो फीजिबल होगा तो इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज जैसे बाहर एफटी साथ हुआ, अपन हम्म, लाइक वी डोंट वांट टू सी एनी इंडियन एक्सचेंज इवन लाइक एनीवेयर क्लोज टू ऑल ऑफ दैट, नहीं तो फिर वो रेपुटेशन वाली बात भी होती है और इकोसिस्टम को झटका लगता है, वो नहीं करना है, तो अगर कोई आइडियाज हैं तो एब्सोल्युटली। करते हैं। तो इकोसिस्टम को तो ऑलरेडी झटका लगा ही है। मतलब मैं कुछ मीडिया चैनल्स पे था और वहां पे वो एफटीएक्स को बेस बना के दे वर सेइंग कि यार इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ होता रहता है इसमें, टाइम टू टाइम पीछे भी हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो क्यों क्यों ना इस इंडस्ट्री को बैन कर दिया ओहो, जाए एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है, ये इंडियन एक्सचेंज की कोई ये गलती भी नहीं है, हाँ, कोई बाहर के, इंडियन एक्सचेंज की कोई, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब उससे क्या होगा, प्रॉब्लम सबको होगी, अगर वो एफटीएक्स वाला हुआ उससे, मतलब आप किसी को बेस लेके आप इंडियन एक्सचेंज इंडिया में बैन कर रहे हो, उससे प्रॉब्लम सॉल्व पहली बात तो होगी नहीं, ऐसा नहीं कि वो बैन करने से आपका वो होगा, फिर वो सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे, फिर वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा इकोसिस्टम, तो आई थिंक वो पॉइंट बहुत गलत है कि एफटीएक्स का एक आप वो लेके फिर इंडियन एक्सचेंजेस को आप बैन करो, आप रेगुलेट करो ना, आपको करना है तो आप रेगुलेट करो, आप स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया लेके आओ, आप उनको स्ट्रांगली मॉनिटर करो, एक एक प्रैक्टिस पे आप वो करो, कड़ी नजर को, वो सारे बेटर तरीके हैं, बैन करना तो मतलब नुकसान ही होगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है काशिफ भाई, मैं तो बस ऐसे ही हाई आई हेलो थिंक बोलने आया था। हाय, थैंक यू सुमित, I एंड will थैंक let यू you वेरी मच। guys थैंक यू। discuss whatever you were discussing, and कुछ और होगा तो बता दीजिएगा, I'll be happy to join in if I have, थैंक यू, है ना, चलो ओके, थैंक यू सुमित भाई, भाई बाय द वे Thank you. रियली अप्रिशिएटेड, लाइक ना जो आपने वो प्रूफ ऑफ लायबिलिटीज वाला स्टार्ट किया ना, दैट्स रियली रियली इस पे और अपडेट्स आते रहेंगे, विल कीप ऑन शेयरिंग कि क्या क्या अपडेट्स हैं, बट वो ऐसे भागा दौड़ी में जिसने बोल दिया फिर हम भी करेंगे वो नहीं करना, यू वी वांट नहीं, टू सही बात अंडरस्टैंड है। इट प्रॉपर्ली एंड देन डू द राइट थिंग, कि क्या बेटर है और क्या लॉजिकल है, तो ठीक है, विल कीप ऑन अपडेटिंग, कोई और क्वेश्चंस वगैरह होगा, कुछ सजेशंस होगा, डीएम कर देना, एंड देन आई विल बी हैप्पी टू कंसीडर दैट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू Thank सुमित। you, bye. Right. Thank you. So I think we have come to an end. Just एक एपोकलिप्स का मेरा एक अधूरा रह गया था क्वेश्चन, वो जरूर मैं ले लेना चाहूंगा, वरना वो सोचेंगे कि मुझे वो अलाउ नहीं किया। एपोकलिप्स। हाँ काशिफ भाई जी। एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि मैं पहले बता रहा था कि मैं गोड्डा झारखंड से हूँ, जहाँ से निशिकांत दुबे जी आते हैं, आपने नाम सुना है ना, जब पार्लियामेंट में बहस चल रहा था क्रिप्टो पे, तो जी मेनली 5 लोग थे, एक प्रियंका चतुर्वेदी जी थी, रितेश पांडे जी, सुशील मोदी, निशिकांत दुबे और गौरव गोगोई। जी तो निशिकांत दुबे जी ने क्रिप्टो के, मतलब वो बीजेपी से है ऑब्वियसली, तो उन्होंने उसके खिलाफ बोला था कि मैं 2014 से हूँ बिटकॉइन में वगैरह वगैरह। तो हमारे वहाँ पे गोड्डा में नहर चौक है, तो परसों आए थे वो शिलान्यास करने कोई चीज पे, ठीक है, रोड का शिलान्यास करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए। इसके बाद तो वही डिस्कस हो रहा था, तो जो वहाँ पे लोकल्स है तो इसी चीज पे डिस्कस कर रहा था, कोई पीछे से ऐसे चिल्ला दिया परसों की घटना है, सर क्रिप्टो क्या ऐसा वैसा, तो वो इतना फनी वे में बोले कि ठीक है जो जो करना है करो, तो मतलब उनका बेसिकली मीनिंग था कि अंदर अंदर काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं देख रही है ये वाला माहौल। तो अगर वो निशिकांत दुबे जैसे अगर सांसद जो कि वो बिल पे डिस्कस करते हैं, वो चीज उन लोगों को देख रही है, तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा ना। अभी सुमित भाई ने आपने सुना होगा ध्यान से, इसका इम्पैक्ट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी कोई जो बड़ा इवेंट होता है, जैसे ये इवेंट हुए हैं, इससे जागरूकता फैलेगी, इससे इकोसिस्टम में जो लोग हैं वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कंप्लायंस आएगा, एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस सुधरेंगी, और जो वीकर होंगी वो निकल जाएंगी, ठीक है, वो और जो यूजर है वो उन एक्सचेंजेस पे जाएगा ही नहीं जहां से कंप्लायंस चेक्स, ऑडिट्स, रिपोर्ट्स, डेटा, ट्रांसपेरेंसी, ये चीजें नहीं मिलेंगी, वो नहीं जाएगा। सिंपल है। बेसिकली आप कह रहे हो शुद्धिकरण हो रहा है, शुद्धिकरण होगा। तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उसमें गवर्नमेंट्स ने जंप इन किया था,
तो वहां पे गवर्नमेंट्स ने बचाया था उस टाइम पे $5 ट्रिलियन यूएस ने प्रिंट किए थे उस इकोसिस्टम को बचाने के लिए उस वक्त। क्रिप्टो में ना एक अजीबोगरीब चीज है, क्रिप्टो के इकोसिस्टम को कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट आने वाली है या कोई आपको हेल्प करने वाला है। यहाँ इकोसिस्टम लोग खुद अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं, लोग लेके आए हैं इसे, आगे भी इसे लोग ही लेके जाएंगे। तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब हुआ, कहीं ना कहीं ये ना सिमिलर इवेंट्स है अगर आप देखो वहां, तो वहां पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से रिकवरी थोड़ी जल्दी हो गई, यहाँ पे लोगों की इंटरवेंशन होगी और लोग ही इस इकोसिस्टम को सुधारेंगे। जो एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स है वो इस इकोसिस्टम में बढ़ चढ़ के इसको सुधारेंगे, इन्फ्लुएंसर्स सुधारेंगे। ये इकोसिस्टम में जो अच्छे लेजिट लोग हैं जिस इंडस्ट्री को आगे ले जाना चाहते हैं वो कंटिन्यूसली इस पे मेहनत करेंगे, और जो समझ है लोगों की वो भी बढ़ेगी, उनकी भी अवेयरनेस बढ़ेगी। लेकिन ये स्लो प्रोग्रेस होगी क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है नहीं, सपोर्ट है नहीं, तो इस चीज से उभरने में वक्त लगेगा। जैसे कि सुमित भाई ने क्या बोला अभी, उन्होंने ये बोला कि भाई हमें जो करना है हमें खुद करना है, हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, मतलब हमारी कोई गाइडलाइन थोड़ी ना है कि हमें ये डेटा देना है, वो ऑडिट कराना है, हम तो कर रहे हैं, हम जितना बेस्ट पॉसिबल है हम सब कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इकोसिस्टम लोग चलाते हैं और लोग ही इसको आगे इस चीज को में से निकालेंगे। बट ये झटका बहुत बड़ा है, इसमें से निकलने में वक्त तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन कशिप भाई कि हाँ। फिलहाल तो बाइनेंस चल रहा है ग्लोबल वाला इंडिया में, ठीक है। इसके बाद अगर गवर्नमेंट कहती है कि बाइनेंस फिलहाल के लिए इंडिया में नहीं होगा, अगर बाइनेंस को काम करना है तो जैसे यूएस में बाइनेंस यूएस है उसी तरह बाइनेंस इंडिया करेगा, ठीक है। तो अब जो यूजर मूव होंगे जितने भी अभी जैसे कॉइन डीसीएक्स है, वजीरेक्स है, एक्स्ट्रा, तो क्या वो बाइनेंस फिर चाहेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतना मतलब कंपटीशन है, इसके बाद क्या वो फिर इंडियन कहाँ जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो सवाल तो हम लोगों का ही है ना सर। तो उसमें ये होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू जो हुआ है इसके बाद मेरा ये मानना है कि लाइसेंस अगर आ जाता है, सपोज जैसे जब बाइनेंस यूएस और एफटीएक्स यूएस एग्जिस्ट कर सकता था, तो ऐसी इंडिया में बाइनेंस इंडिया या कल को कुकॉइन इंडिया, ओकेक्स इंडिया, उनको यहाँ अपने बेस बनाने पड़ेंगे। और जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में बेस बनाती है तो उसे उसका रास्ता गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई एफडीआई के थ्रू आओ, मतलब इंडियन एंटिटी के अंदर हिस्सेदारी लेके आओ, 75% या 70% या 50% जो भी है वो गवर्नमेंट निर्धारित करती है। फिर या उनका आपका बेस होना चाहिए, आपका यहीं पे लोकल आपके एम्प्लॉयज आपको इतने रखने होते हैं, उसके क्राइटेरिया होते हैं लाइसेंस लेने के लिए। तो अगर वो क्राइटेरिया रख देंगे, जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं। मेरा ये मानना है कि लाइसेंसिंग के बाद काफी सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस अपना यहाँ बेस बनाएंगी और यहाँ के लाइसेंस लेने के लिए वो उत्साहित होंगे, और जो हमारा इंडियन इकोसिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। और यार्डस्टिक्स क्या है, कंप्लायंस क्या है, वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, रीसेट तो होगा, ये बड़ा रीसेट है। अभी आप ये मत समझो कि एफटीएक्स पे कहानी रुक गई है, ये कहानी यहाँ रुकी नहीं है, यहाँ से तो शुरू हुई है। ऐसा लगता है कि इसकी आग अभी और कुछ चीजें लेके डूबेगी, कुछ ना कुछ चीजें और स्प्रेड आउट होंगी। मैं दुआ करूंगा कि ऐसा ना हो, बट डोमिनो इफेक्ट इसे ही कहते हैं। 2008 में जब ये फैल रहा था तो वहां अगर कभी आप हॉटस्टार अगर देखते हो तो हॉटस्टार में एक डॉक्यूमेंट्री है, एक मूवी है, टू बिग टू फॉल। मैं सबको रिकमेंड करूंगा, हॉटस्टार जिसके पास भी है सर्च करे टू बिग टू फॉल। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर वो मूवी है और सिर्फ 1 घंटा 36 मिनट की है, तो ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। एक बार आप उस मूवी को देखिए। उस मूवी के अंदर जब लीमन ब्रदर क्राइसिस के बाद जब एआईजी फॉल होने लगा और उसके बाद मेरिलिन लिंच था, उसके बाद आपका बार्कलेज और ये सब चीजें जब फैलने लगी, तो गवर्नमेंट ने कैसे इंटरवेंशन करा और कैसे उस आग को रोका। तो वहां आग को रोका गया था पैसे को प्रिंट करके। यहाँ पे आग जो लगी है ये कितनी फैलेगी और ये कहां तक जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये आग रोकने वाला कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं है जो कहे कि यार इस इंडस्ट्री को बचाना है। रादर वो तो चाहेंगे कि हो सकता है इंडस्ट्री झुलस के खुद ही खत्म हो जाए। तो ये आग बहुत देर तक फैली रहेगी और अभी ये आग और इसकी चपेट में लोग आएंगे। तो ये इस चीज पे मैं समराइज करना न्यू चाहूंगा। टेक्नोलॉजी जहां भी आता है, चाहे डॉट कॉम बबल कुछ भी, तो एक शुद्धिकरण होता ही है और वही सरवाइव करता है जो मतलब एक्चुअली जी हम जी बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम सैंडी यहाँ भाई, क्या मेरी बात से आप अग्री अरे करते हैं और बिल्कुल इसको है फिर? काशिफ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एंड आई जी थिंक दिस होल इवेंट विल
रूट आउट द वीड्स, लाइक द बैड प्लेयर्स जो है उनको जी, निकाल देगा यहाँ से, और कुछ रेगुलेशंस आएंगे जो आने चाहिए एक्सचेंज और ऐसे प्रोडक्ट को लेके, जैसे आपने बोला था बीच में, जो कि लेंडिंग में आते हैं या फिर वो जो यील्ड देते हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन. दे कैन नॉट पुट व्हाट डू कॉल इट रेगुलेशंस ऑन ब्लॉकचेन और बिटकॉइन एज सच, पर जहाँ पे पैसे का घुमाव फिरा हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे एक्सचेंज होना, मतलब रेगुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक और बात जो भी भाई ने बोली, पूछा क्वेश्चन, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि इंडिया के नॉर्थ ऑफ 100 मिलियन यूजर्स क्रिप्टो में, मतलब 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं. तो ये एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है अगर ढंग से इसको करें. 30% टैक्स वाली बात नहीं, नॉर्मल करें, उसको रेगुलेट करें, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज की जहाँ बात कर रहे हैं. तो इट कैन बी अ रियली समथिंग दैट कैन बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया ऑल्सो. तो ये सब सोचना पड़ेगा. इवन दो रूल्स बना रहे हैं, ब्लॉक करेंगे लोग, तो फिर भी कर ही लेंगे ना, जहाँ उनको ट्रेड करना होगा डिसेंट्रलाइज में, यहाँ वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन कैसे रोकेंगे. तो ये है, और डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वे टू गो, प्लस वी हैव टू बी पार्ट ऑफ इट टू मेक इट स्ट्रॉन्गर. ये मुझे लगता है. दो लाइक दीज आर माय क्लोजिंग नोट्स फॉर दिस. लव यू संडी भाई. लव यू टू भाई. गैरी भाई लव यू. काशिफ भाई लव यू टू. अरे इस यार तरह से मैं चाहता हूँ आप ना डेली हर संडे को अभी फिलहाल कुछ वीक्स आप इसी तरह से प्लीज मतलब देखो, करते रहे इस तरह का ट्विटर स्पेस. अगर ज्यादा ट्विटर स्पेस करेंगे, तुमने तो आई लव यू बोल दिया, जो वाइफ है वो नहीं बोलेगी आई लव यू, फिर वो कहेगी आई हेट यू. तो इसलिए लिमिटेड करना पड़ता है. वो समझ जाएगी कि आप कुछ बहुत लोगों को बचा रहे हो. नहीं यार, शी इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. बट अभी ये इंसिडेंस ऐसा था कि मुझे लगा ये करना चाहिए हमें. और मैं इसमें गैरी भाई को और सैंडी भाई का यार बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि बिल्कुल प्लान नहीं था. मैंने तो इन्हें सिर्फ डीएम किया कि यार विल यू लाइक टू ज्वाइन, और इन दोनों का सपोर्ट यार, कितना टाइम दिया इन्होंने यार, 2 घंटा हो गया इनको. एंड थैंक यू वेरी मच यार गैरी भाई, सैंडी भाई यार. थैंक यू कम्युनिटी. थैंक्स कम्युनिटी इज ऑलवेज फर्स्ट ना, पहले कम्युनिटी जी. ना, तो ये सब है. चलिए ठीक है यार, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच यार, एंड स्टे सेफ. गुड नाइट. थैंक यू. बाय. गुड नाइट. बाय.